यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज कितना सेकंड लेट हुआ? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2-5 सेकंड ही होना चाहिए, कितना होगा सर? जीआईटी तो रहता है, पर आपकी और मेरी घड़ी के बीच में टाइमर फर्क है ना, इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए। अब वो 5-10 सेकंड आगे पीछे रहेगा ना सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। वापस आ जाते हैं, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम लोग क्या कर रहे थे कल? तुगलक के बारे में कर रहे थे। आज तुगलक को निपटाना है सर, है ना? और दिल्ली सल्तनत को भी खत्म करेंगे हम। सल्तनत मतलब उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को खत्म। कितना यार मच मच करने का पॉलिटिकल हिस्ट्री में, है ना? समझे? थक जाते हैं ना सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को सुप्रभात। और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जीवन में तन्हाई नहीं होगी सर। तन्हाई समझ में आता है सर? यू नो दिस, ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तन्हाई तन्हाई तन्हाई। तन्हाई क्या होती है भाई? अकेलापन कहते हैं ना उसको सर। इट इज नोन एज अकेलापन सर, समझे? अरे वैसा नहीं होता ना सर, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट था, उसको मतलब उसको उर्दू बहुत अच्छी आती थी, तो कभी कभी बात करता है कि सर मैं तन्हाई में होता हूँ तो ज्यादा मेरा मतलब वो होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो फिर मैंने कहा यार तन्हाई मतलब ये फिल्मों वाली तन्हाई? बोले नहीं नहीं सर, वो तन्हाई का मतलब वो नहीं होता, वो फिल्मों वालों ने उसका मीनिंग बगाड़ दिया है सर। तो देन ही एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ तन्हाई, क्योंकि हमको तो क्या वो डेफिनेशन फिल्मों वाली ही पता थी ना। तो तन्हाई मतलब सॉलिट्यूड कहते हैं, आप आइसोलेट होते हो सर, थोड़े विचारों में मग्न रहते हो, शांति में रहते हैं सर। तो मैंने कहा अच्छा वैसा बोलो ना सर, वरना क्योंकि हमको तो क्या एक ही तन्हाई पता है सर, ठीक है समझे? तो चलो, क्या बात कर रहे थे हम लोग? डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द तुगलक्स। और कल हमने कहाँ तक खत्म किया था सर? आई गेस यस्टरडे हमने फिरोज शाह तुगलक तक खत्म कर दिया था सर, ठीक है ना? और फिरोज शाह तुगलक की कहानी हमने समझी थी सर, ओवरऑल उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सर, ठीक है ना? तो तुगलक एक्चुअली हम लोग देख रहे थे उनके डाउनफॉल के साथ। और डाउनफॉल में सैयद और लोदीज को पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, पर तो भी मैं 10-15 मिनट आपको पढ़ा दूंगा कि कौन आया था, कहाँ से आया था, कितना क्या किया था सर, है ना? उसमें बॉल कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 30-35 साल के पेपर निकाल दो, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया। लोधी की टॉम बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, आर्किटेक्चर के ऊपर आया है। वो तो मैं आर्किटेक्चर का एक क्लास लूंगा नेक्स्ट क्लास में, जैसे हमने टेंपल आर्किटेक्चर पहले किया था, वो फटाक से हो जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो हम लोग पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द फिरोज शाह तुगलक एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइक नो रीजंस behind the political, I can say the changes that he made sir, है ना? तो he was a chosen one, है ना? एंड बिकॉज ही वाज द चूजन वन, तो भाई साहब ने वही कार्य किया जो उसकी नोबिलिटी उसको कहती थी सर। और इसी के चक्कर में वी हैड सीन फिरोज शाह तुगलक के समय पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए सर, है ना? तो पिछले क्लास को अगर आप याद करोगे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस सेशन, मैंने उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में आपको पढ़ा दिया है। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि उसकी थियरी ऑफ किंगशिप कैसे रहती थी सर। थियरी ऑफ किंगशिप में हमने डिस्कस किया था सर। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि नोबल्स का क्या रोल था उसके अंदर सर, ठीक है ना? उसके साथ साथ रेवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या क्या बदलाव लेके आया है, और रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर एग्रीकल्चर, और साथ साथ आप पकड़ने की कोशिश करी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कारखाना और उसका निर्माण करना सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट रहा है, और साथ साथ हमने आर्मी को भी देख लिया था सर, है ना, पिछले क्लास के अंदर सर, ठीक है? तो वी हैव कवर्ड द आर्म्ड फोर्सेस एज वेल, और उसकी आर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है। इनफैक्ट हमने बताया था कि इक्ता सिस्टम को रिवॉल्व किया गया और फिर हेरिडिटरी बनने की कोशिश की जाती है, और आर्मी के अंदर ही करप्शन को इनडायरेक्टली सुल्तान ने ही जगह दी थी सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स, हमने ये सब पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब फिरोज शाह तुगलक की एक और पॉलिसी है जो दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स उभर के आई, वो थी दिल्ली सल्तनत मतलब तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक के बाद फिर सल्तनत भी गायब भी हो जाती है सर, फिर सैयद और लोधी का एक्चुअल में सल्तनत के रूप में ज्यादा रोल प्ले नहीं था सर, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, उसकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, वो थी रेवेन्यू पॉलिसी, सॉरी रिलीजियस पॉलिसी। और उसकी रिलीजियस पॉलिसी के कारण भी यू विल फाइंड कि द डिक्लाइन फैक्टर टुक प्लेस, है ना? उसकी धार्मिक नीति में क्या प्रॉब्लम था सर, है ना? तो ये महाशय थे सुन्नी मुसलमान सर, ठीक है? और वही वो हनाफी स्कूल ऑफ थॉट, ओल्ड स्कूल के रूप में चलता था, और इसका मानना ये था कि भाई जो सुन्नी मुस्लिम है या सुन्नी इस्लाम का जो कंसेप्ट है उसको मैं लागू करवाऊंगा। तो इसमें फिर बाकी कोई समुदाय के मुसलमान होंगे उनको भी ये परसिक्यूट करता था, और हिंदुओं को भी करता था। हिंदू तो ऑब्वियस है कि बट नेचुरल थे कि उसके लिए इन्फिडेल्स के रूप में कंसीडर किए गए थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेजोरिटी बेस जो है जिसके ऊपर इसको गवर्न करना है, वो चाहे हिंदुस्तानी मुस्लिम हो या टर्किश ओरिजिन के मुस्लिम हो, सेंट्रल एशियन मुस्लिम हो, पर जो सुन्नी इस्लाम का पार्ट नहीं उन सबको परसिक्यूट किया जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो इसके कारण इसकी पॉलिसीज बहुत बड़ी एक आपको ये मिलेगी घातक उसके रूप में मिलेगी, एंड देन दिस विल लीड टू वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी सर, ठीक है ना? तो होता क्या है कि ये महाशय डिसाइड करते हैं कि भाई मैं रेवेन्यू को ऑगमेंट करना चाहता हूं, आई वांट टू ऑगमेंट माय रेवेन्यू। और बिकॉज़ आई वांट टू ऑगमेंट माय रेवेन्यू आई नीड टू मेक श्योर कि मैं पैसा वैसा थोड़ा बहुत कहीं से लेके आऊं, तो धर्म के रूप में उसने उपयोग करने की शुरुआत की सर, है ना? अब इसकी निमणूक किसने की थी, इसकी अपॉइंटमेंट किसने किया था सर, है ना? तो हमने कल के क्लास के अंदर देखा था कि इसकी अपॉइंटमेंट नोबल्स के द्वारा किया गया है। तो नोबल्स जो थे ये सबके सब रिलीजियस स्कॉलर्स थे। आप देखिए कि शेख और उलेमाओं ने तो इसको कहा था कि ये राजा, तुम राजा बन जाओ सर, ठीक है? तो सिंध के अंदर जब ये घटना बनी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई सर, है ना, रास्ते में जाते जाते, तो कैंप के अंदर इसको अपॉइंट ही किया गया था नोबल्स के द्वारा। और ये नोबल्स में बेसिकली ये क्लास तो बहुत बड़ा था सर, द उलेमा क्लास एंड द शेख एंड द काजीज, द रिलीजियस स्कॉलर्स, मल्टीपल लोग थे सर, है ना? इन सब ने तो डोमिनेट किया था। अब इनके हिसाब से जो इस्लामिक डेफिनेशन होगी उसके हिसाब से उसको शासन करना था सर, ठीक है ना? तो जो थियोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, ये थियोक्रेसी का कंसेप्ट ये लागू कराएगा सर, ठीक है? क्या दिल्ली सल्तनत थियोक्रेटिक स्टेट था कि नहीं था, उसके ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि आज नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर जाएंगे फाइनली। अब कोर मसाले के ऊपर आए हैं ना, 4-5 लेक्चर से कब से हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री चल रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं माइक्रो लेवल, हमने देखे ना, राजाओं के ऊपर, बलबन के ऊपर, खलजी के ऊपर, ये वो फलाडीन का, ठीक है? आज हम लोग फिर आज से एडमिनिस्ट्रेशन साइड चालू करेंगे, कल आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर और वो सब देखेंगे, सोशियो इकोनॉमी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना? तो मैक्रो के ऊपर आ जाएंगे फिर से, आज माइक्रो खत्म हो जाएगा हमारा सर, ठीक है ना? क्योंकि लोधी को ज्यादा पढ़ना नहीं है, सैयद को 5 मिनट में सैयद और लोधी को पढ़ाऊंगा सर, ठीक है ना? चलिए, तो आता हूं मैं उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी आता हूं, उसकी लड़ाइयों के ऊपर भी आता हूं कि क्या प्रॉब्लम रही सर, ठीक है? लेट मी कम बैक, ओके? तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंटरनल रिफॉर्म्स के रूप में
ये इसने इंटरनली जो भी बदलाव लाए थे उसमें नोबिलिटी क्लास डोमिनेट कर रही थी एंड बिकॉज द नोबिलिटी क्लास वाज एक्चुअली डोमिनेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक तो इनके द्वारा ये चल रहा था सर, है ना? तो इनके द्वारा जो भी बोला जाता था उस हिसाब से शासन कुछ कुछ एरियाज में प्रैग्मेटिज्म थी बट ओवरऑल यू कैन सी दैट ही सकम्ड टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द नोबल्स, मतलब नोबल्स जो कहते थे उस हिसाब से उसको कार्य करना होता था सर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इसके स्टेट के अंदर आपको उलेमास का इन्फ्लुएंस बहुत दिखेगा, जो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के समय पे या अल्तुतमिश के समय पे देख लीजिए या पकड़ने की कोशिश करे रजिया के समय पे सर, है ना? सबके समय पे या बलबन के समय पे सर, ठीक है। इवन मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे भी आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा था सर, ठीक है। ये सबके सब राजा नो डाउट इस्लामिक फोल्ड के अंदर शासन करते थे बट दे मेड श्योर कि द स्टेट शुड बी प्रैग्मेटिक, है ना? जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से पॉलिसी लेवल डिसीजंस लिए जाएंगे, ना कि इनफैक्ट है ना उलेमा ने कह दिया कि हमको इस हिसाब से चलना है सर, गेटिंग अपॉन। यू विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, है ना? तो तुगलक फिरोज शाह की कहानी ये है या फिरोज की कहानी आपको ये मिलेगी कि भाई उलेमा जो कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे सर, है ना? और उसके कारण यू विल फाइंड कि एवरी टाइम ही यूज्ड टू कंसल्ट देम। अब इसके सिवा बलबन को देख लीजिए या अलाउद्दीन को देख लीजिए सर, उन्होंने उलेमा को चुप करवा दिया था, बोले आप अपनी जगह रहिए, मैं मेरी जगह रहूंगा सर, ठीक है। आई नो माय डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एंड हाउ प्रैग्मेटिक आई कैन बी सर, ठीक है ना? तो किंगशिप को और बेसिकली स्टेटहुड को थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई थी रिलीजन से, ये सब चीजें इसके यहाँ पे नहीं मिलेगी सर, ठीक है, समझे? और इसके कारण प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स उसको बोलेंगे उस हिसाब से काम करेंगे सर, गेटिंग अपॉन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उस समय के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों को परसिक्यूट किया गया है सर, ठीक है। हिंदुओं को ज्यादा है क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, वो स्वाभाविक था आपको सर, ठीक है। बट इसने किसी को बख्शा नहीं था सर, है ना? तो यू विल फाइंड शियास उनको पनिश कर रहा है, फिर बहुत सारी और भी कम्युनिटीज थी, जैसे आप देखोगे महदवीस कम्युनिटी हुआ करती थी, उनको परसिक्यूट करेगा सर, है ना? और भी लीडर्स को परसिक्यूट करेगा, सूफी संत को भी नहीं छोड़ता है। इनफैक्ट इसने एक ऑर्डर निकाला था जहां पे बोला गया था कि जियारत के ऊपर आप नहीं जाओगे सर, है ना? तो जियारत आपको पता होगा उस टाइम पे लोग जाया करते थे वो चादर चढ़ाने के लिए सर, ठीक है। आज भी जाते हैं, पीपल गो ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेज, सूफी की दरगाह होगी वहां पे चादर चढ़ाने के लिए सर, ठीक है। तो उनका मानना था कि ये सब अन इस्लामिक है, दिस इज वेरी मच अन इस्लामिक, है ना? तो सूफियों ने जो इस्लाम को मतलब काइंड ऑफ लिबरल एक मॉडरेट फैक्शन की आइडियोलॉजी थी जो बेसिकली हार्मनी के साथ और काइंड ऑफ पकड़िए ब्रदरहुड को प्रीच कर रही थी, उसके अगेंस्ट में ये बात कर रहा है सर, ठीक है। तो उसने हिंदुओं को भी परेशान किया सर, उसने मुसलमानों को भी परेशान किया सर, ठीक है। अब इसी चक्कर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो जितने भी उसके कोर्ट के अंदर मुस्लिम डिसेंटर्स थे, मतलब उसके अगेंस्ट में बोलने वाले थे, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं के सामने तो ऑब्वियस था क्योंकि इसको ये टारगेट ही था कि भाई कैसे भी करके इनफिडल्स को ये कन्वर्ट करवाए सर, ठीक है ना? तो ये अलग-अलग प्रकार के इनफैक्ट रास्ते निकाल रहा था। अब देखिए ये उलेमास का कांसेप्ट में था, इसके लिए जजिया की इंपोजिशंस उसने बहुत ही हार्श कर दी था, ठीक है। अब देखिए जजिया इसके पहले भी इंपोज्ड होता था, राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ सिंध वी कैन से जजिया वाज एक्चुअली इंपोज्ड, है ना? जब से अरब्स आए थे। पर जजिया को लेके इंटरप्रिटेशन अलग-अलग होती थी। एवरी टाइम सम सेक्शंस विल बी ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जजिया सर, ठीक है ना? कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको जजिया से एग्जेम्प्ट किया जाता था और इनफैक्ट कंडीशंस अलग-अलग होती थी, उस टाइम पे एग्जेम्पशन होती थी। जैसे इस बार क्रॉप फेलियर हो गया है, पैसा ही नहीं है, मार्केट क्राइसिस हो गया, पैसा ही नहीं है, तो राजा एक टाइम एग्जेम्प्ट कर देता था। उसमें प्रिस्टली क्लास खास करके जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उनको तो एग्जेम्पशन दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने वो भी बंद करवा दिया सर, बोले नहीं नहीं मैं सबके ऊपर से टैक्सेस लूंगा सर, ठीक है, आई टेक द टैक्सेस फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन सर। और उसके बाद जब हार्श मेजर्स इंप्लीमेंट किए लोगों ने रेजिस्ट किया कि यार ये तो गलत हो रहा है सर, है ना? तो ये जाके जब लोगों उसके सामने जब रजुआत करते थे, इसको कहते थे कि दिस इज वेरी रॉन्ग, तो ये सामने उसको सामने ऑप्शन देता था कि भाई एक काम करिए, आपको अगर जजिया हटाना है तो यू कन्वर्ट टू इस्लाम सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? सो द मोमेंट यू विल ट्राई टू कन्वर्ट टू इस्लाम, मैं आपके ऊपर से जजिया हटा दूंगा, आपको पैसा वैसा चाहिए दे दूंगा, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए दे दूंगा सर, ठीक है ना? तो इसने दोनों प्रकार की पॉलिसीज को यूज किया है सर, कैरेट पॉलिसी एंड स्टिक पॉलिसी सर, समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। सो इसकी रिलीजियस पॉलिसी में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ही बिकम अ बाइगट, रिलीजियस बाइगट कहते हैं ना इसको, काइंड ऑफ धर्म का वो चश्मा पहन के अंधा हो गया था ये व्यक्ति सर, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मेजॉरिटी की इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है सर, ठीक है, टेंपल्स को टारगेट कर रहा है सर कंटीन्यूअसली, आप समझिए है ना। फिरोज शाह तुगलक के पहले वी डू नॉट फाइंड डायरेक्ट एविडेंसेस कि द प्रीस्टली क्लास वाज एक्चुअली हैविंग इंपोजिशन ऑफ जजिया सर, ठीक है। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक हैड डिस्कशंस विद द जैन, वो पालिताना जब आया था तो जैन साधुओं के साथ चर्चा में बैठा था सर, है ना। ही हैड गुड रिलेशंस विद द जैन स्कॉलर्स, हां, यहां गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ के अंदर सर, ठीक है। सो दैट वाज नॉट द केस अर्लियर इन दिस सेंस, है ना, क्योंकि बलबन तो फिर ज्यादा जा नहीं पाया है, तो सीधे सीधे कोई एविडेंस आपको मिलेंगे नहीं सर। बट इसके समय पे आपको ये बहुत क्लियर कर दिखेगा। देखो टेंपल डिस्ट्रॉइंग तो काफी लोग कर रहे थे सर, ठीक है। टाइगर जिंदा है आया है सर, ये कहां से आया है भाई टाइगर भाई सर, देखो नॉर्मल नाम होता तो आके चला भी जाता क्लास के अंदर, हमको पता भी ना चले सर, ठीक है। टाइगर जिंदा है, हाँ भाई टाइगर। टाइगर भाई क्या नाम है आपका? नाम तो पूछ दे जरा सर, फिर चलते हैं आगे सर। ये अपना अक्षय होगा, अक्षय करके एक वो आते थे ना अपने क्लास में, अलग अलग नाम बहरूपिया बन गए। यू नो दिस बहरूपिया कम्युनिटी, बहरूपिया कम्युनिटी एवरी टाइम ड्यूरिंग दिवाली दे कम आउट टू द स्ट्रीट्स, है ना। बहरूपिया पता है, बहरूपिया एक्चुअली बहरूपिया आज तो नाटक और नाटक मंडी और उसमें नॉर्थ इंडिया में लेके यहाँ पे भी घूमते हैं सर, ठीक है। एक्टिंग करते हैं बहुत बढ़िया वाली सर, ठीक है। तो दिवाली पे ना ये पुलिस वालों का कपड़ा पहन के आते हैं, फिर दिवाली को चंदा लेके आते हैं सर, ठीक है ना। तो रामलीला होगी, दिवाली होगी, ऐसे मतलब नॉर्मल ओकेजन होते हैं सर, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेंबर हम छोटे थे ना तब, तो बहरूपिया यूज्ड टू कम टू अवर टाउन, है ना, घूमते घूमते आते थे सर दिवाली और उसके बाद वाले पीरियड में। और फिर पुलिस का कपड़ा पहन के आते नाटक करते थे सर, दे टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ड्रामा, और फिर चंदा लेते थे सर, ठीक है। तो इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको मिलता रहेगा। खैर तो बहरूपिया याद आ गया मुझे, चलो सर, है ना। वो तो जवाब नहीं दे रहा टाइगर भाई सर, है ना। टाइगर भाई ओ टाइगर भाई, हो कि नहीं हो? टाइगर चले गए लगता है, चलो सर कोई बात नहीं, है ना। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है तो कहाँ गए सर? तितली बन गए सर। चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। अब देखिए लेट मी कम बैक ना, तो मैं फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहा था यस्टरडे, जो टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज, है ना। समझ में आया आपको? तो इसकी रिलीजियस पॉलिसीज को आपको ये देखना है। अब देखिए एक बार बहुत खराब घटना बन जाती है। इनफैक्ट कटियार करके एक जगह है, ये कटियार के अंदर आपको एक सैयद वंश के लोग दिखेंगे। अब देखिए सैयद की कहानी ये है कि देयर वर सम क्लास ऑफ पीपल हु यूज्ड टू क्लेम डिसेंडेंसी फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सर, है ना। एंड यू विल फाइंड कि प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जो लोग डिसेंडेंसी क्लेम कर रहे थे उनको सैयद कहा गया था। तो इस्लाम के अंदर सैयद कम्युनिटी आपको दिखेगी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सर। तो कटियार में एक घटना ऐसी बनी कि यहाँ पे सैयदों को किसी ने मार दिया था सर, है ना। तो राजा को ये पता चला कि 2 सैयद्स वर किल्ड बाय दी लोकल पीपल सर, है ना, या कुछ इश्यू हो गया लॉ एंड ऑर्डर का, ये कुछ आगे पीछे सर, है ना। अब सुल्तान इतना बौखला गया, उसने बिना जाने समझे सर, है ना, वहाँ 5 साल तक कंटिन्यूअसली मैसेकर किया। और ये मैसेकर इतना भारी था फॉर कंटिन्यूअस 5 इयर्स यू विल फाइंड कि मल्टीपल पीपल गॉट किल्ड एंड थाउजेंड्स वर एनस्लेव्ड। मतलब आप थक जाओगे सर, उतनी सारी कंडीशन ये करेगा सर, ठीक है। तो मतलब वो बहुत ही बाइगटरी आपको इसके अंदर से दिखेगी सर, ठीक है। तो इसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि भाई देखिए कि जजिया इंपोज करवा रहा है, ये सूफियों को नहीं छोड़ रहा है, ये सुन्नी मुसलमान किसी बाकी सबको पनिश कर रहा है, इंसेंटिव दे रहा है सर, है ना, कि आप इस्लाम में आ जाइए। छोटी मोटी बातें अगर कोई हो रही थी तो उसको रिलीजियस के एंगल से देखा जा रहा था।
कि देखिए 2 व्यक्ति को मारा कि भाई उसने कहा कि सैयदों को मारा गया, ये साजिश के तहत मारा गया, तो अगर किसी ने मारा भी है तो द पर्सन शुड बी पनिश्ड, नॉट द होल पॉपुलेशन सर, ठीक है। आज नॉर्मल केस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि समवन किल्स, इफ ए एंड बी के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर ए ने बी को पिटाई कर दिया है, तो आप ऐसा ब्लेम करोगे कि भाई बी बिलॉन्ग्स टू एक्स-वाई-ज़ेड कम्युनिटी, इसके लिए फिर पूरी की पूरा ए कम्युनिटी के लोगों को हम लोग पनिश करेंगे सर, है ना? तो दैट इज नॉट अ करेक्ट सेंस, करेक्ट ऑप्शन टू डू दैट, है ना? कि द क्राइम शुड बी सीन फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द कल्चरल और कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है। और ये तो कम्युनिटी कल्चर के साथ-साथ पूरी प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था कि भाई ये हाँ, ये जगह ही नालायक है, ये जगह इन्फिडेंस की जगह है, तो इसको मैं पनिश करूँगा सर, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की महाशय ने कि लूट-फाट कर दी और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया और सर काफ़ी हंगामा किया सर, ठीक है ना? इसके सिवा एक बार ये बंगाल गया होता है। अब देखिए बंगाल में इसने ना 2 कैंपेन्स किए थे सर। बंगाल में दोनों बार इसको मार पड़ी है सर। ही कुड नॉट एंटर बंगाल सर, है ना? तो उतना ज़्यादा एक्सट्रीमली बंगाल में जा नहीं पाता। बंगाल में आखिर में मुगल्स ही जाएँगे सर, ठीक है। तो बंगाल मैंने आपको बताया था कि राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ दी बलबन के बाद इमीडिएटली बंगाल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया है सर, और बंगाल में अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज़ की स्थापना हो रही है सर, ठीक है। तो बंगाल से वापस जब आ रहा था तो इसने डिसाइड किया मैं उड़ीसा चला जाऊँगा सर, ठीक है। तो उड़ीसा में उस टाइम पे ये जगन्नाथपुरी और गंगा डायनेस्टी का ट्रांजिशन हो गया था। तो पुरी के बारे में इसने बहुत सुना था और पैसा-वैसा भी सुना था सर, ठीक है। तो ही वाज़ द वन जिसने पुरी के ऊपर अटैक किया था और फिर पुरी के मंदिरों को लूट दिया और फिर वहाँ पे प्रीस्टली क्लास को जला दिया। तो वही पुरानी इसकी बाइगेटरी टेक्निक्स जो इसके पहले लोग कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहती है सर, ठीक है। इनफैक्ट जजिया को इम्पोज़ करवाने की कोशिश की ब्राह्मणों के ऊपर। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखिएगा सर, है ना? ब्राह्मण नॉर्मल केस में अंदर पहले एग्जेम्प्टेड हुआ करते थे और उनको उनके ऊपर जजिया इम्पोज़ नहीं होता था सर, ठीक है। बट इसको ये लग रहा था कि दिस आर द पीपल जो आइडल वर्शिप करवा रहे हैं सर, ठीक है ना? जो इन्फिडेलिटी को मतलब काइंड ऑफ आप देखिए नॉन रिलीजियन आइडियाज़ को स्प्रेड करवा रहा है क्योंकि इसके रिलीजन का लेंस एक फिक्स हुआ करता था सर, ठीक है। इसके लिए फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में लिखा गया है कि भई इसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया इम्पोज़ किया सर, ठीक है। अब एक केस ऐसा हुआ था कि ब्राह्मणों ने कहा कि मैं जल जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा पर तुम्हें ₹1 भी जजिया नहीं दूँगा सर, ठीक है। तो इन सम केसेस व्हेन द ब्राह्मण्स रेजिस्टेड इन अ वेरी रूथलेस वे, मतलब उस तलवार रख दी थी एक केस में लिखा गया है कि भई इन सम ऑफ द केसेस द सुल्तान्स आर्मी हैड केप्ट अ स्वॉर्ड ऑन द नेक ऑफ अ ब्राह्मण प्रिस्ट और उसको कहा गया कि जजिया देना पड़ेगा सर, ठीक है। तो उसने कहा कि गला काट दे, मैं ₹1 नहीं दूँगा सर, ठीक है। तो सुल्तान को वो देख के हृदय परिवर्तन हुआ था इन सम एरियाज़ में, सब जगह के ऊपर तो नहीं हुआ था। तो कुछ बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और फिर ब्राह्मणों ने रेजिस्टेंस किया कि हम ₹1 नहीं देंगे, तब जाके इसने थोड़ा बहुत कम किया था। तो जजिया की जो क्वांटिफिकेशन थी मतलब ₹100 था तो ₹50 किया होगा या 20 था तो ₹10 किया होगा, बट पूरी तरह से अबॉलिश नहीं किया था सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसका इंटेंशन जो था वो था इस्लामिक फोल्ड के अंदर से। तो एक व्यू फिरोज शाह तुगलक के ऊपर ये चलता है कि तुगलक वाज़ अ रिलीजियस बाइगट एंड बीइंग अ रिलीजियस बाइगट उसने धर्म के नाम के ऊपर बेसिकली बहुत सारे हंगामे फैलाए, उसमें मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ा, हिंदू मेजॉरिटी थी उनको भी नहीं छोड़ा। अब ये व्यू इनफैक्ट अभी तक चल रहा था। जब मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आई सर, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब ओवरऑल आप देखिए इवन कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में भी यही चला था। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी क्योंकि वो तो हिंदू मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी मिडीवल इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड है और एंशिएंट इंडिया हिंदू वर्ल्ड है और मॉडर्न है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड है सर, ठीक है, खत्म हो गई कहानी उनकी। तो उनमें तो एक ही लेंस था सर, है ना? तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी इसके ऊपर बहुत चल रही थी कि भाई देखिए ये मुस्लिम राजा ने आके ये सब किया सर, ठीक है। जब मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आई, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी ने इसके ऊपर थोड़े प्रश्न उठाना शुरू किए। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब जो आजादी के बाद खास करके एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा उसको प्लीज किया गया था। उन्होंने उसमें अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट भी आ जाता है सर, ठीक है। उसमें हबीब साहब और रोमिला थापर एंड मल्टीपल ऑथर्स ने इसके ऊपर फिर कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इसकी अदर साइड देखिए, यू सी द अदर साइड ऑफ दिस फिरोज शाह तुगलक सर, है ना? अगर फिरोज अपने आप को यूं कह रहा है कि भाई वो इस्लाम का चैंपियन है, तो इस्लाम के चैंपियन होने के नाते उसने मंदिर तोड़े, चलिए, पर उसने मंदिर तोड़े तो साथ साथ बाकी सारे नॉन मुस्लिम्स को भी या नॉन सुन्नी मुसलमानों को भी उसने परसिक्यूट किया सर, ठीक है। तो अगर वो इस्लामिक फोल्ड के अंदर पूरी की पूरी आइडिया रखता सर, है ना, तो क्यों मुसलमानों को मारता सर, ठीक है। तो उसके पीछे फिर दूसरी थियरी ये कहती है कि भाई वो खाली और खाली एक ही प्रकार की इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, वो था सुन्नी इस्लाम सर, है ना। तो उसका मानना था कि बाकी सारे सब के सब काफिर हैं, मतलब दे आर ऑल इन्फिडेल्स, दे हैव नॉट रियलाइज्ड गॉड। काफिर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हू डज नॉट रियलाइज गॉड। रियलाइजेशन एनलाइटनमेंट का जो केस है ना, उसको काफिर कहा गया सर, है ना। इफ यू सी द रियल डेफिनेशन, अ पर्सन हू रियलाइजेस द गॉड, उसको बेसिकली कहते हैं कि ही इज अ बिलीवर सर, है ना। अब उसने रियलाइज कर दिया, भगवान में मानना शुरू करा, अल्लाह खुदा के अंदर मानता है सर, ठीक है। बाकी एनी पर्सन हू डज नॉट रियलाइज गॉड, ऑल आर कॉल्ड एज़ काफिर सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया है कि सब के सब काफिर पैदा हुए थे, समझे। तो यू एक्सेप्ट द गॉड, यू एक्सेप्ट हिज सुज़ेरिटी, यू एक्सेप्ट वन गॉड, मतलब अल्लाह का कांसेप्ट है इस्लाम के अंदर। तो उसके बाद आपकी रियलाइजेशन की जर्नी शुरू होती है। तो इसका मानना था कि हम सुन्नी वे के थ्रू रियलाइज करवा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक का क्या मानना था? फिरोज वांटेड टू मेक श्योर कि द सुन्नी वे ऑफ इस्लाम इज द अल्टीमेट वे ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अब सूफी कहते थे कि भाई हम नमाज़ी नहीं करेंगे, हम 5 वक्त की नमाज़ नहीं करेंगे सर, ठीक है। दैट डजंट मीन्स कि हम रियलाइज नहीं कर रहे गॉड को सर, समझे। द वे वाज़ डिफरेंट था सर। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन इनफैक्ट इसके कारण ये इनके ऊपर प्रोसिक्यूट करता है। अब अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट और मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरियंस का मानना है कि इफ ही वाज अ रिलीजियस बाइगट ही कुड हैव लाइक नो परसिक्यूटेड ओनली एंड ओनली हिंदूज। उसने बेसिकली खाली और खाली हिंदू को परसिक्यूट किया होता। उसने मुसलमानों को भी उतना ही परसिक्यूट किया है सर, ठीक है। दूसरी जो ये हिस्ट्री की कहानी बोली गई है उसमें कहा गया कि देखिए ऐसे तो रिलीजियस बाइगट था, पर इसमें 3-4 एग्जांपल ऐसे दिखेंगे जहां आपको एक्सेप्शंस मिल जाते हैं सर, ठीक है। अब एक बार ये महाशय ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था। कांगड़ा पे क्यों किया था? तो आप याद करिए कि कराची एक्सपीडिशन हुआ था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, याद आया कि नहीं आया? अब कराची में तो ये लोग वापस आए थे सर, मुंह उठा के तिब्बत की तरफ चले गए थे और फिर वहां तो बुलाते पर जाने का नहीं कहानी हो गई थी उनके साथ सर, ठीक है। तो व्हेन दे केम बैक दे नेक्स्ट कांगड़ा स्टेट है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा को अपने अंदर में ले लिया था सर, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कांगड़ा बिकेम इंडिपेंडेंट वन मोर टाइम सर, है। तो उसने फिर कांगड़ा के ऊपर फिर से अटैक करवाया कि बोले इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं सर, ठीक है। तो वहां ज्वालामुखी टेंपल है, अगर आपको जानकारी होगी सर, ठीक है। ये ज्वालामुखी टेंपल को उसने जला दिया पहले तो सर, है ना। तो मंदिर मंदिर को तो तोड़ दिया और फिर उसकी ट्रॉफीज वॉफीज को आप देखोगे मदीना भेजा गया था। वेरी इंटरेस्टिंग आपको कहानी दिखेगी, मतलब काइंड ऑफ देखिए बूट चिकन का जो टाइटल है, ये बूट चिकन की टाइटल आपको इसके अंदर से दिखेगी सर, है ना, कि डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स कहते हैं ना सर। तो ये बूट चिकन कहने की ये गजनी ने भी लिया था और ये घोरी भी लेता है, तो ये भी लेने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। अब इसने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया, नॉर्मल केस में मंदिर को तोड़ दिया, उसकी मूर्ति मूर्ति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया और लेके चला गया वापस सर, कहीं और भिजवा दिया सेंट्रल एशिया में और क्या कहते हैं मदीना भिजवाने का प्लान कर रहा है और ये सब प्लान करवा रहा है सर, ठीक है। पर वहां कांगड़ा के अंदर बड़ी लाइब्रेरी थी सर, ठीक है। ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, ये लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी संस्कृत की किताबें थी, उसके हाथ में लग गई सर, है ना। अब नॉर्मल केस में ये देखने को मिल रहा था कि संस्कृत या पुरानी एंशिएंट इंडिया की जितनी भी लिटरेरी टेक्स्ट है उसको जला दिया जाता है। जैसे बख्तियार खिलजी के बारे में हमने देखा था कि जब नालंदा के ऊपर अटैक किया गया, तो व्हाट हैपेंड विद नालंदा यूनिवर्सिटी सर, है ना। तो तबाकत नासिरी के अंदर मिन्हाज सिराज लिखता है कि नालंदा की आग इतनी बड़ी थी कि 3-3 महीने तक वो जलती रही सर, ठीक है ना।
तबाकत नसीरी के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था ना, मिन्हाज सिराज के बारे में, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि इन सब के बेसिस के ऊपर से नॉर्मल केस में ऐसा हो सकता था कि भाई उसने मंदिर को जला दिया होता या मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया होता, वो नहीं किया है। इनफैक्ट उसने संस्कृत की किताबों को पर्शियन और अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर कन्वर्ट करवाया, खुद की बायोग्राफी लिखवाई है सर, ठीक है ना, समझे आप लोग। तो उसकी रिलीजियस बायोग्राफी होती तो वो नहीं करता है, बट इसमें आपको दूसरा एग्जांपल दिख गया कि वही ज्वालामुखी मंदिर को तो उसने जला दिया और उसको ज्वाला के अंदर पूरा है ना रक्त रंजित कर दिया सर, है ना, समझे नहीं समझे। बट दैट कैन नॉट बी सीन, तो इसकी एक रिलीजियस लेंस तो था ही सर डेफिनेटली। ट्रांसलेशन कराया अपने खुद के लिए, ट्रांसलेशन कराया बिकॉज़ ही वांटेड टू हैव दिस नॉलेज ascribed to himself, है ना। तो ये सब किताबें फिर सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में सब पॉपुलर करवाई गई कि देखिए भारत का एक राजा क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। दूसरा, उसने अशोक के दो पिलर्स को देखे थे जब वो ट्रैवल कर रहा था सर, है ना। अब अशोक के पिलर्स कितने पुराने थे, मेरठ और टोपारा के अंदर से उठा के दिल्ली में लेके आ गया सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और दिल्ली में लाके एक को तो उसने अपने किले के ऊपर लगवा दिया, एक को उसने अपने किले के ऊपर लगवा दिया, बोले आओ सब यहाँ पे वर्शिप करिए सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, वो पुरानी प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट के। तो देख रहा है, बोले इसमें लिखा क्या गया है, बट ही कुड नॉट रीड दैट, है ना। वो प्रियदर्शी तो फिर जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि ये प्रियदर्शी अशोक एक ही है सर, ठीक है। तो उसको ये था कि यार कुछ लिखा है इसके ऊपर, है ना। तो बाकी सारे स्कॉलर्स को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, यार कुछ बता दीजिए। अब देखिए इनके पास स्कॉलर्स की एक्सपर्टीज तो थी नहीं सर, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ से आए थे और जिनके इनकी जो नोबिलिटी हुआ करती थी, इंटेलेक्चुअल सेंस था नहीं जो था, क्योंकि भाषा यहाँ की लोकल थी। तो बाकी सारे जो इसके पास नोबल्स थे वो टर्किश ओरिजिन के थे, बाकी जो नॉन टर्किश हिंदुस्तानी ओरिजिन के थे उनके पास भी ज्ञान नहीं था सर, ठीक है। तो ही कुड नॉट डिसिफर दैट सर, समझे। इनफैक्ट लोगों को ऐसा लगता था कि ये पिलर के ऊपर कुछ शक्ति है, देयर इज सम रिलीजियस दिस थिंग, क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन है वो पिलर्स के ऊपर, और ये पिलर्स के कारण हमारा राजा शक्तिशाली होता है सर, है ना। तो पीपल यूज्ड टू वर्शिप दैट, है ना। उसको आके ये लोग आके वो काइंड ऑफ है ना सजदा करते थे दूर से खड़े रह के, और ये सब कहानी आपको दिखेगी सर, है ना, फिरोज तुगलक के केस में। तो काफी लोगों का मानना है कि वो पिलर्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया होता, ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड द पिलर्स, अगर वो इनफिडल है सर, ठीक है। तो यू मतलब इनफिडल का मतलब ये है कि इस रिलीजियस बाइगट के केस में सर, ठीक है। तो फिरोज तुगलक में दोनों साइड आपको दिखती है। ओवरऑल हम आज की तारीख में ये एस्टैब्लिश थॉट के रूप में मानते हैं कि तुगलक की रिलीजियस पॉलिसीज, फिरोज की रिलीजियस पॉलिसीज, प्रिसाइसली फिरोज की रिलीजियस पॉलिसीज के कारण एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि मेजॉरिटी उससे ऑफेंड हो गई थी। और जब आप मेजॉरिटी को ऑफेंड करके चलते हो तो जब कल उठ के आप कमजोर होगे तो आपके सामने बगावत होनी लाजमी है सर, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज लीड टू दिस विल लीड टू सिचुएशन जब तैमूर के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब कमजोर शासक आए तो दिल्ली सल्तनत और तुगलक डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में उसकी इंटरनल पॉलिसीज के रूप में पिक्चर क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या कार्य कर रहा है सर, ठीक है। अब देखिए फिरोज के सामने प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू फिरोज, है ना, कि ये महाशय के समय पे इंटरनल रिफॉर्म्स जो भी हो रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं है, इज नॉट मच सक्सेसफुल इन द इंटरनल रिफॉर्म्स, है ना। सब एरिया में हमने देखा कि थियरी ऑफ किंगशिप में ही वाज डिपेंडेंट ऑन द नोबल्स और खलीफा के थ्रू ये सब कुछ कार्य करवा रहा है सर, ठीक है। रेवेन्यू और एग्रीकल्चर में भी हमने देखा कि इसकी इंपैक्ट लॉन्ग टर्म की इतनी नहीं रह रही है। इनफैक्ट उसने जो भी कॉइन्स इशू किए, ये कॉइन्स का इंटेंशन ये था कि मॉनेटरी सर्कुलेशन बढ़े और स्टेट को रेवेन्यू आए, वो नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कार्य था, पर आर्मी एज अ फ्यूडल इंस्टीट्यूशन के रूप में इनफैक्ट क्रिएट करवाई जाती है, और जब आर्मी को फ्यूडल इंस्टीट्यूशन के रूप में क्रिएट करवा गया तो ये भी कमजोर हो गई थी। धर्म की नीति के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों से नाराज है, ठीक है। अब इन सब के कैंपेन्स को चक्कर में ये भाई साहब डिसाइड करता है कि मैं पॉलिटिकल एक्सपेंशन करूंगा। अब देखिए इसने ज्यादा हिम्मत नहीं की पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने की सर, ठीक है, क्योंकि इसको पता था कि बेटा अपने पास वो स्किल्स, अपने पास वो विगर, अपने पास वो स्ट्रेंथ, अपने पास वो पावर एग्जिस्ट नहीं करता है सर, ठीक है। ही डिड नॉट हैव द स्किल्स, पावर एंड द अथॉरिटी। ही लैक्ड दिस मार्शियल जो होती है ना, एक मार्शियल करेज होती है आपके पास, कर देंगे सर, ठीक है ना, लड़ लेंगे सर, समझे नहीं समझे। क्योंकि उसके पास ना सेना में वैसे लोगों को उसने अपॉइंट करवाया सर, सेना में हमने देखा हेरिडिटरी सिस्टम लेके आ रहा है सर, ठीक है। आपको काम नहीं करना तो आप किसी और को अपने सैनिक के रूप में भेज सकते हो, अरे भाई ये तो क्या कोई बात होती है सर, ठीक है, समझे। अरे आर्मी आर्मी का मतलब क्या होता है सर, ठीक है ना, ऐसे लोग जो तगड़े होते हैं सर, है ना, जो फाइट करवाते हैं, और फाइट उनको अगर आपको फाइट करवाना है तो आपको खुद को स्ट्रांग रहना पड़ेगा सर, ठीक है। इफ यू वांट योर सोल्जर टू डाई एंड फाइट फॉर यू, यू नीड टू प्रूव देम दैट यू आर मोर वर्दी देन देम। आपको उनके दिमाग में ये डालना है कि वो 10 कदम चल रहे हैं तो आप लीडर के रूप में 11 कदम चलोगे उनसे एक स्टेप आगे सर, ठीक है ना। तब जाके आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर वो ट्रस्ट करेंगे कि नहीं हमारा नेता है, समझे। तो मैं तो बता रहा था, मैं कल मेरे फ्रेंड के बारे में, तो बोलता है कि मैं कसरत बस उसका एक ही काम होता है, बोले तगड़ा रहो सर, तगड़ा मतलब खाओ पियो सर और कसरत कराओ सर, ठीक है ना। तो पूरी कंपनी कंपनी परेशान हो गई है सर उसके नाम से, बोले ये जहां जहां जाता है परेशान कर देता है सर, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है सर, ठीक है। बोले तगड़ा करवाओ सर। तो बहुत बहुत मतलब वेरी एब्सोल्यूट फिटनेस वाला, थोड़ा फ्रीक है फिटनेस फ्रीक में, बट दैट इज नेसेसरी। वो बोल रहा है कि आई लूज द कमांड एंड द रिस्पेक्ट फ्रॉम माय मैन द मोमेंट आई बी आउटशेपिंग माय सेल्फ, है ना। तो वो तो ऑब्वियस है सर, ठीक है ना, वो कमांड रिस्पेक्ट, क्योंकि वो फिर रेस करवाता है सर उसके पास जो सेंटर है, कंपनी सेंटर, तो वहाँ रेस लगवाता है और खिलाता है, गेम खिलवा देता है, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ ना कुछ चालू स्केड्यूल वेड्यूल करके फिर एचओ में भेजना होता है। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। बट मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए और इसी के थ्रू आप इनफैक्ट है ना गवर्न करते हो, लीड करते हो, है ना। तो फिरोज के पास वो था नहीं। अब महाशय ने प्रयत्न किया कि मैं बंगाल के ऊपर अटैक करूंगा सर, ठीक है ना। सो ही ट्राइड टू अटैक ओवर बंगाल। बंगाल पे 2 बार अटैक कर रहा है सर, है ना, कुछ नहीं हो पाया सर, ही अटैक ओवर बंगाल ट्वाइस सर, है ना। इनफैक्ट इसके पीरियड में उसने जौनपुर करके एक स्टेट की फॉर्मेशन की थी, जौनपुर करके एक सिटी की फॉर्मेशन किया था। हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि ही क्रिएटेड न्यू न्यू टाउन्स, है ना। उसने फिरोजाबाद है और फिर हांसी है, हिसार है सर, ठीक है ना, फतेहाबाद करके जगह है, ये सब जगहों को वेस्टर्न यूपी हरियाणा से लेकर दिल्ली वाले प्रदेश में उसने बनाया था सर, ठीक है। यहाँ पे लोकल गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया था, ये सब के सब अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट फिरोज के समय पे गुजरात भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिरोज के समय पे सेंट्रल इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, फिरोज के समय पे दक्कन इंडिपेंडेंट, इवन दौलताबाद, जैसे दौलताबाद भी ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए सर, ठीक है ना। आखिर में आप देखिए कि वो सिंध की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका कोरोनेशन सिंध में होता है, सिंध भी उसके हाथ से चला जाएगा, मुल्तान सिंध दोनों उसके हाथ से चले जाएंगे सर, ठीक है ना। तो आप पकड़ने की कोशिश करिए, व्हेन यू सी द केस ऑफ फिरोज शाह, उसकी पॉलिटिकल एक्सपेंशन की केस में आपको ये दिखेगा कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन वो ज्यादा कर ही नहीं पा रहा है। इंटरनली साम्राज्य विस्तार में वो सब जगह फेलियर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो रेड करता था, जैसे उसने कांगड़ा के ऊपर रेड किया, मैंने आपको बताया, ज्वालामुखी टेंपल को लूटपाट करके आया। बंगाल गया था तो रिटर्न में थोड़ा उड़ीसा गया, उड़ीसा से फिर वो सेंट्रल इंडिया होके आया सर, ठीक है ना। तो वहां पे लूटपाट करके आया सर, ठीक है। तो बाकी इसके पास ज्यादा हेकड़ी नहीं थी सर, है ना। तो वो शाही पालम वाला केस आपको यहाँ से दिखेगा सर, है ना। इन सब के लिए ये सब कहावत बहुत फेमस हो गई है कि भाई दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट हुआ करता था वो बेसिकली पुरानी दिल्ली से पालम तक आपको मिल जाएगा, उसके बाहर इनकी हेकड़ी ज्यादा चलती नहीं थी सर, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हमको मिलते हैं, यू विल फाइंड मल्टीपल एग्जांपल्स एंड केसेस वेयर द दिल्ली सल्तनत हैड सर्टेन काइंड ऑफ इनहेरेंट वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस, समझे आप लोग, ठीक है। तो आप थोड़ी पॉलिटिकल एक्सपेंशन में चले जाते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन इसका कैसा रहा है, ज्यादा कुछ होता नहीं है पॉलिटिकल एक्सपेंशन के रूप में सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि ही डिड नॉट पोजेस एनी काइंड
इनफ क्वालिटीज टू एक्सटेंड द एम्पायर। उसके पास ज्यादा इतनी हेकड़ी नहीं थी कि वो ज्यादा एक्सपांड कर पाए सर, ठीक है। उसने बेसिकली बंगाल के ऊपर 2 बार आक्रमण किए, दोनों बार फेल हो गया सर, ठीक है। आखिर में उड़ीसा में जयनगर के ऊपर गया, वहां से थोड़ा लूटपाट करके आया, बट वो भी 100% कैप्चर नहीं कर पाता है सर, ठीक है। दक्खन घुमा दिया, सिंध ऑलमोस्ट घुमा दिया सर, गुजरात घुमा दिया, जौनपुर जैसा स्टेट नए स्टेट की फॉर्मेशन की थी, जैसे उसकी मृत्यु होगी जौनपुर बिकेम इंडिपेंडेंट, तो वहां से शर्की डायनेस्टी आई सर, है ना। यू माइट बी अवेयर अबाउट द शर्की डायनेस्टी कमिंग टू पावर। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल स्टेट्स इन द दिल्ली सल्तनत, है ना। तो एक आध पॉइंट अभी बाकी रीजनल स्टेट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर चर्चा में आएंगे सर, ठीक है। तो हर एक जगह पे ये मार खा रहा है सर, ठीक है। अब बंगाल की कहानी क्या है? हाजी इलियास साहब, मैंने आपको बताया था बंगाल आफ्टर बलबन, बलबन के बाद मुख्यतः या गयासुद्दीन बिन तुगलक के बाद बंगाल ऑलमोस्ट इनफैक्ट इंडिपेंडेंट हुआ। तो गयासुद्दीन तुगलक ने प्रयत्न किए थे, पर मोहम्मद तक आते फिर वो चला जाता है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि जो लोकल रूलर्स है, लखनऊ में रूल कर रहा है, पंडुआ में रूल कर रहा है सर, है ना, वो अपने आप की नई इंडिपेंडेंस कार्व आउट कर रहे हैं। तो फिरोज ने एक बार प्रयत्न किया नवंबर 1353 में, मतलब पावर के ऊपर है उसके 1-2 साल के बाद में सर, ठीक है। वहां बंगाल में वो घुस भी गया था, बट समहाउ ही केम बैक, है ना, वो एनेक्सेशन नहीं कर पाया और फिर वहां की आवाम को भी उसने छोड़ दिया, बोले ठीक है मैं आपको बख्श देता हूं। अगेन 5-6 साल के बाद बंगाल के राजा के सामने सिकंदर शाह करके राजा था, इलियास का लड़का था, नाम याद रखने की आवश्यकता है, उसने बंगाल को फिर से अटैक किया सर, ठीक है। बंगाल के लोग इस बार फिर रेजिस्ट कर देते हैं, बोले तुम आओ तो सही, तुमको है ना लपेटे में ले लेंगे सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये महाशय वहां पे भी फेल हो गया सर, है ना। तो 2 बार बंगाल के ऊपर अटैक किया, ही कुड नॉट कंसोलिडेट दैट। इसके प्रीडिसेसर्स को देखिए कि दोनों दफा बंगाल के ऊपर गयासुद्दीन बिन तुगलक, इनफैक्ट नॉर्दर्न तुगलक के भी इनिशियल समय पे बंगाल वाज अंडर देयर कंट्रोल सर, वो नहीं हो पाया सर, ठीक है। रिटर्न में ये महाशय डिसाइड करता है कि मैं उड़ीसा चला जाऊंगा सर, ठीक है। उड़ीसा में जाके लूटपाट जरूर से करता है, बट ही कुड नॉट कंट्रोल इट एंड एनेक्स इट, है ना। देखिए आप एम्पायर बिल्डिंग तब कर पाते हो जब आप एनेक्सेशन करते हो सर, ठीक है। आप एम्पायर बिल्डिंग तब कर पाते हो जब डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल या इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल भी आपका रहेगा सर, ये तो हो ही नहीं पाता है। यहाँ के स्थानिक राजा थे, इन्होंने इनके साथ एक ट्रीटी की और फिर कहा कि आप मुझे हाथी भेजिएगा, तो इसने मंदिर मंदिर को तोड़ा, लूटिंग वूटिंग कर दिया, फिर यहाँ से हाथी लेके निकल गया सर, ठीक है। उसमें भी महाशय के साथ थोड़ा भारी हो गया सर, है ना। तो बंगाल से ये उड़ीसा होते हुए वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ, रास्ता पता नहीं था, गूगल मैप भी नहीं थे उस टाइम पे सर, ठीक है। और फिर यहाँ तो आपके पता ही है आपको कि दांतेवाड़ा के जंगल आते हैं सबके सब, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो यू फाइंड कि बंगाल से उड़ीसा गया और फिर उड़ीसा से फिर डिसाइड किया कि मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा। अभी कुड हैव टेकन द ट्रेडिशनल रूट, पर ये वहां से बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ से दिल्ली चला जाऊंगा, पर बुलाते पर जाने का नहीं, आपको भी पता है सर, ठीक है। अच्छे लोगों को यहाँ पे हालत खराब हो जाती है सर, ठीक है। सो यू फाइंड ना इवन मॉडर्न टाइम्स में टाइम्स आपने देखा होगा, यहाँ नक्सलिज्म की समस्या एक दिन कलेक्टर को उठा दिया था, एलेक्स पॉलमैन, अगर आपको नाम पता होगा, 2013 उनको किडनैप कर दिया था, डीएम को किडनैप कर दिया सर, ठीक है। वेरी मतलब यहाँ बहुत ही ट्रेचरस है सर सिचुएशन, आप समझिए सर, ठीक है। स्टेट को चैलेंज करने वाली अथॉरिटीज बहुत है सर, ठीक है। स्टेट को चैलेंज करने वाली अथॉरिटीज का मतलब है कि इवन इन द मॉडर्न टाइम्स द ज्योग्राफी इज सच दैट कि यहाँ अगर कोई गुरिल्ला वॉरफेयर करने का प्लान करेगा तो वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है सर, ठीक है। और ट्रेडिशनल ये हो रहा है आज की तारीख में, देखिए बस्तर से लेके दंड करने के जंगल कहते हैं उसको सर, ठीक है। तो ये महाशय छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन से दिल्ली जाने की कोशिश कर भटक गए सर, है ना। तो सेना इसके पास कुछ हजारों में थी, बट जब वो वापस गया दिल्ली तो 1000 में हो गई सर, समझे। तो कहाँ हजारों की सेना कहाँ 1000 में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि रास्ते में भटकने के कारण क्या हो जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दंड करने के जंगल कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के सर, है ना। तो वहाँ तो बहुत हालत खराब है सर, ठीक है। तो आप देखिए इट्स वेरी सैड सिचुएशन है ना कि अभी भी ये सब रीजन्स के अंदर स्टेट अपना होल्ड तो नहीं बना पाया है सर, है ना। एक एक्सरसाइज होती है एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज सर, ये रेगुलरली करवानी पड़ती है हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा। सो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपको अपनी प्रेजेंस फील करवानी है। सो व्हेन यू आर पेट्रोलिंग इन दिस रीजन बाय फुट, और वहाँ सीआरपीएफ वाले आप देखो बाइक लेके चलते हैं क्योंकि बहुत रास्ते छोटे-छोटे और पक्के रास्ते तो बड़े नहीं है सर। एंड देन द नक्सल्स विल ले एन एम्ब्यूश, है ना, इन बिटवीन, वो ट्रैप बैप खड़ा करके फिर कहाँ फंसा देंगे सर, है ना। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, खैर। बट इनफैक्ट कितनी डोमिनेटिंग है नक्सल फोर्सेस आप समझिए सर। 2015 की बात है, आई स्टिल रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर वाज सपोज्ड टू विजिट दंतेवाड़ा सर, है ना, बस्तर विजिट कर रहे थे पहली बार सर। तो उस टाइम वो डीएम को नोटिस लगा दी थी, उसने चश्मा पहन के उनका स्वागत किया था, अगर आपको पता होगा, काला चश्मा वाला सर, यू नो दिस, कंट्रोवर्सी हुई थी 2014 15-16 की बात है सर। तो जब पीएम विजिट कर रहे हैं, तो पूरी फोर्सेस वहां पे थी सर, ठीक है। पीएम विजिट कर रहे थे, पूरी फोर्सेस थी, मतलब एसपीजी एंड व्हाट नॉट, इंटेलिजेंस एंड ह्यूज कमांडोज एंड ऑल, पूरी पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बस्तर में अपनी प्रेजेंस फील। पीएम जो गांव में आ रहे थे ना, पीएम जो गांव में आ रहे थे, उससे 15 या 20 किलोमीटर दूर एक और छोटा गांव था। वहां पीएम के आने के एक दिन पहले नक्सल्स ने सीज डाला और गांव के 15-20-50 लोगों को उठा के किडनैप करके लेके गए और फिर छोड़ दिया 2 दिन के बाद। खाली दे वांटेड टू प्रूव देयर मार्क कि हम क्या कर सकते हैं, इफ यू डू नॉट नो सर, है ना। खाली इनको खाली बताना था कि हम, आप आए पर आप हमारे विस्तार में आए हो सर, ठीक है। नक्सल्स ने इस तरह का जवाब दिया था सर, बहुत फिर ऑपरेशन चला था, बहुत लंबी ब्लडशेड हुआ, तो ऑब्वियस है कि फिर ब्लडशेड तो होना ही था सर। बट नक्सल्स आर वेरी, क्योंकि ज्योग्राफी वैसी है सर, इसमें नक्सल्स को जो सपोर्ट कर रहा है वो ज्योग्राफी कर रही है सर, ठीक है। अब बेचारे ट्राइबल्स आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, तो दे वो बंदूक देके तो ऑब्वियस सब लोग डरेंगे ना सर। सो इवन आफ्टर, इवन इफ दे डू नॉट वांट टू रेजिस्ट नक्सल्स, दे कांट डू एनीथिंग सर, है ना। ये कुछ कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि फिर बंदूक लेके मार देते हैं ना सर, वो कोलेटरल में फिर वही लपेटे में आ जाते हैं सर। तो बहुत इट्स वेरी, आई वुड से सैड इशू। एंड होपफुली अब तो कम हुआ है, अब थोड़ा कम हुआ है बिकॉज़ ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर आल्सो, एंड आल्सो द सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स बीइंग इंप्लीमेंटेड। खैर लेट मी कम बैक टू दिस वन, है ना। तो अलग ही कहानी आपको दिखेगी। तो ये भटक गया सर, है ना, वहाँ। आज से आप पकड़ के चलिए कि 700 साढ़े 700 साल पहले ये वहाँ से वहाँ भटक जाते हैं सर, है ना। पर फिर भटकने के बाद तो कहानी यही थी, तो जिंदा बच गए, बहुत बड़ी बात है। तो एक ऑथर लिखते हैं कि कुछ 4 महीने तक सुल्तान का अता पता ही नहीं था कि सुल्तान कहाँ है। यू कैन इमेजिन कि सुल्तान का अता पता ही नहीं था कि सुल्तान कहाँ है। अब नॉर्मल केस में सुल्तान 3-4 महीने तक गायब हो जाता है, तो बगावत हो जानी चाहिए, सही की गलत है, ठीक है। एक चीज़ आपको दिखेगी कि इसके पास वज़ीर बहुत बढ़िया था, मैंने आपको बताया था, खाने जहाँ मकबूल सर। एंड उसको ये पता था कि मैं रहूँ दिल्ली में कि ना रहूँ, मेरा वज़ीर सब कुछ समझ रहा होगा, ठीक है। तो खाने जहाँ मकबूल, दी हिंदू कन्वर्ट फ्रॉम तेलंगाना, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था सर, ठीक है, कि वो संभाल रहा था, तो ही वाज़ एबल टू सेफगार्ड, है ना, समझ लो, ठीक है। तो इसके कारण ये चल पाया सर, ठीक है। दूसरा, ये महाशय ने कांगड़ा के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। कांगड़ा नगरकोट के रूप में पहचाना था, इसको 6 महीने तक अटैक किया, ज्वालामुखी टेंपल को तोड़ दिया गया, वहां से सिक्के विक्के निकाल के मूर्तियां खंडित करके कहीं बाहर भेज दी गई सर, ठीक है। पर उसके बाद फिर उसने ट्रांसलेट किया अपनी संस्कृत की किताबों को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो काफी लोगों ने कहा कि भाई देखिए, दलैल ए फिरोज शाही करके जो बुक लिखी गई थी, तो ट्रांसलेशन सर, है ना। तो इस बार प्रश्न आया था कि विद व्हाट ऑब्जेक्टिव दी संस्कृत टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन टेक्स्ट इन मिडिवल इंडिया, है ना। एक प्रश्न आया था, ये मुगल पीरियड में, मिडिवल भी नहीं पूछा, स्पेसिफिक मुगल पीरियड में 2020 की मेंस के प्रश्न था ये, कि भाई संस्कृत साहित्य की किताबें मध्यकालीन में, खास करके मुगल युग में, फारसी भाषा में भाषांतरित क्यों की गई है, उसका उद्देश्य क्या था सर, ठीक है। उद्देश्य 3-4 थे। एक तो ज्ञान, क्योंकि इनके पास तो था नहीं सर, ऑब्वियस है ना, ये सेंट्रल एशिया से आने वाले, खास करके अफगानी ओरिजिन के लोग थे, इनके पास उतना नॉलेज था नहीं सर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल सेंस में। जो नॉलेज था वो समरकांडी के पास था, इनके पास जो नॉलेज बना था वो बगदादियों के पास था, वो इजिप्ट के पास था सर। इस्लामिक वर्ल्ड में आप देखिए कि ट्रेडिशनल सेंटर्स जो थे वो बगदाद था, कायरो था, कॉन्स्टेंटिनोपल था, पर्शियंस थे सर, है ना। अफगानी ओरिजिन या बेसिकली जो गजनी वाले रीजन में रहने वाले लोग थे, उनके पास तो रिसोर्सेज थे ही नहीं, ना ही वो इंटेलेक्चुअल्स को अट्रैक्ट कर पाए सर। इंटेलेक्चुअल्स जाते थे बगदाद के कोर्ट में, अब्बासिड खलीफा में, या इजिप्ट के मामलुक सुल्तान के पास, या कायरो में चले जाते थे, मैंने बताया सर, या कॉन्स्टेंटिनोपल में गए सर, ठीक है। तो फिर यहाँ जब ये लोग आए, मुगल्स आए हैं या बाकी सारे लोग आए हैं, तो इनको यहाँ की जो लिटरेरी ट्रेडिशन थी उसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें थी। अरब्स ने भी ये चीज की थी कि दे ट्रांसलेटेड द संस्कृत बुक्स इनटू अरबिक एंड दैट इट वाज सेंट टू अदर एरियाज। फिर यहाँ से जीरो से लेके मैथमेटिक्स से लेके मेडिकल साइंसेस का नॉलेज इनको मिला कि नहीं मिला सर, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी थी सर, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट इसमें आपको 4-5 एग्जांपल पता होने चाहिए। हम लोग मीडिवल में जब आगे लिटरेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसका क्वेश्चन बता दूंगा सर, है ना। लेट मी कम बैक, है ना। तो उसने काफी सारे प्रयत्न किए, एवरीवेयर ही ट्राइड कि उसको अटैक किया जाए, इधर किया जाए, उधर किया जाए, फलानी जगह किया जाए, कुड नॉट डू दैट, है ना। आखिर में 1361 में वो भाई साहब ने सिंध के ऊपर अटैक किया। अब इसके साथ भी प्रॉब्लम क्या था सर, है ना। ये सिंध के ऊपर भी अटैक कर रहा था, पर सिंध में भी वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया। और सिंध के ऊपर इसको लेजिटिमेसी गेन करनी थी। उसको ऐसा था कि यार सिंध एक ऐसा प्रदेश है जहां पे तो मेरा कोरोनेशन हुआ है, तो आई कैन नॉट लेट दिस एरिया नॉट अंडर माय कंट्रोल। ये विस्तार को मैं अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसने सिंध के ऊपर अटैक किया, ठट्टा के ऊपर सर, है ना। अब ये सिंध के ऊपर भी रेजिस्टेंस मिला। अब जब रेजिस्टेंस मिला तो ही डिसाइडेड टू कम बैक, है ना। अब वो वापस तो आया, पर यहाँ भटक गया सर, है ना। अब ये तो रन ऑफ कच्छ है सर, तो दंड करने से भी बहुत डंडा मारने वाला जगह है सर, समझे, है ना। तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक आपको खाली डेजर्ट ही डेजर्ट दिखेंगे सर, है ना। तो रन ऑफ कच्छ में हाँ, फंस गए तो क्या हालत होगी। तो यहाँ पे भी 5-6 महीना बिताता है सर, है ना। तो somehow he was able to reach जामनगर। उसके बाद वो नीचे की तरफ आया और फिर वहाँ थोड़ी सिविलाइजेशन दिखी, तो देन ही कॉन्टेक्टेड खान जहां मकबूल कि यार मेरी तो हालत खराब हो गई है, जबात टूट गई थी, मैं गलती से सिंध में भटक गया, सिंध से गुजरात में ये बीच वाले रास्ते में सेना भेजो। फिर मकबूल ने उसके लिए सेना भेजा सर, है ना। फिर उसके बाद वो सिंध के ऊपर अटैक कर पाया, और सिंध में फिर एनेक्सेशन तो नहीं हो पाया, सिंध को उसने एनेक्स नहीं किया सर, बट सिंध से उसने ट्रिब्यूट लेनी शुरू कर दी। ट्रिब्यूट का मतलब है वहाँ के लोकल रूलर्स ने एक्सेप्ट किया कि चलो भाई 2-4 पैसा तुमको भेज देंगे तुम्हारे कोर्ट के अंदर सर। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये महाशय के ज्यादातर कैंपेन्स थे, मिलिट्री कैंपेन्स में फेलियर रहा है। और इसके कारण होता यह है कि इसकी जो लेजिटिमेसी है, इसकी पॉलिटिकल जो कंट्रोल है, कमांड कहते हैं, ये सुज़ेरिटी का कांसेप्ट है, वो उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा सर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि मोहम्मद बिन तुगलक के डोमेस्टिक या एक्सपेंशन का जो केस अगर आप समझने की कोशिश करोगे ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं मिलेगा। आखिर में ये भाई साहब की मृत्यु होती है 1388 में, एंड देन यू विल फाइंड कि फिर कहानी बदल जाएगी सर, ठीक है। अब होता क्या है उसके लास्ट स्टेज में, उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और फिरोज के 2 मुख्य संतान थे जो दावेदारी कर रहे थे इन द थ्रोन उसके प्रोसेस के अंदर सर, ठीक है। और फिरोज का सबसे बड़ा बेटा था फतेह खान सर, है ना। अब फतेह खान 1370 में उसका मृत्यु हो चुका है। अब उसका पोता भी हुआ करता था, पोता बहुत छोटा था। फिर उसका एक और बेटा था मोहम्मद खान। अब फिरोज को लगा कि बड़े बेटे की मृत्यु हो गई है तो छोटे बेटे को थोड़ा पावर दे देता हूँ, एंड इसको थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं कि अथॉरिटी दे देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मोहम्मद खान की लाइफस्टाइल वही पुरानी शराब शबाब एंड कबाब सर, है ना। तो एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत को वुमेन, वेल्थ एंड वाइन सब कुछ भारत से मिला है सर। हाँ, दिल्ली सल्तनत गॉट एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया। इनको वुमेन भी मिली, इनको वेल्थ भी मिला, इनको वाइन भी मिला सर, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद खान की भी लाइफस्टाइल वही पुरानी वाली थी सर, है ना। एक से एक भारी शौक, बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो नोबल्स को पसंद नहीं आ रहा था। अब नोबल्स आप देखने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू सी कि उलेमास लोग बैठे हुए हैं सब, एक से एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ का सुल्तान अय्याशी मना रहा है सर, समझे। तो दिस क्रिएटेड द रिपरक्यूशंस। तो फिर हंगामा होता है। देखो डिबॉचरी एंड कैरेक्टर आपका ठीक नहीं होता है तो आप शासन में नहीं टिक पाते हो सर। आपको पूरा इतिहास एक चीज आपको दिखेगी सर, ठीक है। कि आप कुछ कमाओ कि ना कमाओ, साम्राज्य कमाओ कि ना कमाओ, पैसा कमाओ कि ना कमाओ, पर कैरेक्टर कमाओ, आचरण कमाओ सर, ठीक है। लाइफ के अंदर सर इज्जत कमाओ सर, है ना। यू कमांड द रिस्पेक्ट, ऑटोमेटिकली चीजें बहुत सारी ठीक हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। बट द मोमेंट आपका कैरेक्टर खत्म हो गया ना, तो फिर सब जगह बातें सब जगह फंस जाती है। चिंता मत करिए सर, ठीक है। पीपल विल टॉक एंड पीपल शायद डर के मारे आपको रिस्पेक्ट कर देंगे, बट इवेंचुअली यू लूज ऑल दिस थिंग्स। जैसे आपका पावर चला जाएगा ना, कोई आपको पूछेगा भी नहीं सर, ठीक है। और फिर आपको गिराने के लिए भी लोग प्लान कर रहे होंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। गिरिंग अपॉन, तो यू सी दैट इनके कैरेक्टर की लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सल्तनत के ज्यादातर राजाओं में आपको दिखेगा सर, है ना। क्योंकि वेल्थ जिस तरह से इनको मिली थी उतनी वेल्थ तो ये सेंट्रल एशिया में कभी नहीं कमा पाएंगे सर, ठीक है। ना ही इनके पास वो रिसोर्सेस इनके सेंट्रल एशिया में मिल पाएंगे सर जितने भारत में मिले थे सर, ठीक है। तो इतना सारा मिला है तो थोड़ा कैरेक्टर गेन कर लिया होता तो लंबे टिक पाते सर, समझे आप लोग, ठीक है। बट मैंने वही बताया कि नोबिलिटी रिबेलियंस क्यों करती है। नोबिलिटी रिबेलियन क्यों करती है, क्योंकि नोबिलिटी को एक चीज की सबसे ज्यादा शंका रहती है, बोले राजा का आचरण ठीक होना चाहिए सर, बाकी सब ठीक हो कि ना हो वो हम संभाल लेंगे सर, ठीक है। आचरण ठीक होगा तो नोबिलिटी आपके साथ खड़ी भी रहेगी। हो सकता है कि व्हेन योर कैरेक्टर इज इंटैक्ट यू विल फाइंड सपोर्टर्स एंड अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स एंड अक्रॉस दी होल पॉलिटिकल मिलेयू सर। इनफैक्ट आप देखिए कभी-कभी आप पब्लिक लाइफ में होते हो ना सर, तो बहुत सारे लांछन लगते हैं आपके ऊपर, बोले ये हो गया, वो हो गया ना, ये ऑफिसर ने एक्सप्लॉइटेशन किया। बट जैसे कोई, क्योंकि आरोप लगाने वाले तो आरोप लगा देंगे सर, है ना। दे विल अक्यूज यू कि फलाना ढिमका कर रहा है ऑफिस के अंदर। बट देन पीपल विल कम आउट टू स्पीक इन फेवर ऑफ यू, बोले नहीं ये गलत है, ये बंदा हम जानते हैं इसको इतने सालों से, ये नहीं कर सकता सर, ठीक है। क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि यार मेरे लिए इतने लोग सपोर्टर खड़े हो जाएंगे। वो क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दे सी यू विद रिस्पेक्ट। आपको ना पता हो तो बहुत एग्जांपल्स आपको ऐसे दिखेंगे पब्लिक लाइफ में, जहां एक्विजिशंस लगवाने वाले तो लगवाएंगे बिकॉज़ ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, है ना। बट देन यू विल फाइंड कि यू विल फाइंड अ ह्यूज सपोर्ट ग्रुप कमिंग इन फेवर, यू नेवर एक्सपेक्टेड कि अच्छा ये बंदा भी मुझे सपोर्ट कर रहा है जो कल तक मेरा अपोज कर रहा था। आइडियोलॉजिकली अपोज होता है कि भाई चलो ऑफिस में ये वो फला टीम का, बट जब आचरण की बात आई तो बोलता है कि नहीं बाकी सब चीजों में इसका विरोध कर रहा हूं, वो व्यक्ति का आचरण ठीक है सर, है ना। उसमें 2% भी मुझे शंका नहीं है सर, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। फिर इसके कारण फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा डीएम के पद के ऊपर बैठो, कोई आरोप लगा देगा कि भाई देखो ये मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, फला टीम का ये था, एंड देन सडनली यू आर सपोज आप बैकफुट के ऊपर आ जाते हो, सेंसिटिव मैटर होता है, तलवार आपके ऊपर पहले गिरेगी सर, ठीक है। आचरण ठीक होगा तो आप राइटियस होकर आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि आप गलत हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ दीजिए। आचरण ठीक नहीं होगा तो यूं सर झुका देना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में आपको ये दिखता है कि जब कैरेक्टर में एक आध लांछन लग गया ना सर, उसके बाद आप वो डिफेंड नहीं कर पाओगे अपने आप को, देख लीजिएगा सर, ठीक है। एंड देन यू विल बी शंटेड आउट हियर, इंक्वायरी ये वो फला बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये फिरोज के बाद ये हुआ सर, ये पहले भी हो रहा था कैरेक्टर के इतिहास में। एक चीज देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग करो सर, और खुद का कैरेक्टर ठीक रखोगे तो पीपल विल फॉलो यू सर, क्योंकि आप लीडर हो सर, समझे। बिकॉज यू आर द लीडर तो यू क्रिएट एन एग्जांपल फॉर अदर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप खाली खुद के लिए कर रहे हो, आप पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हो सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है ना। यू आर डूइंग इट फॉर द सोसाइटी, और सोसाइटी का जब कैरेक्टर ठीक होगा तो मॉरलिटी ऑटोमेटिकली अपहेल्ड हो जाएगी।
तो आज हम लोग नैतिकता को अपहेल्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए इतने सारे कार्य ले रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं सर, एवरीवन और लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, है ना, यू शुड शो दिस एग्जांपल्स। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो फिर नोबिलिटी का रिएक्शन आया, नोबिलिटी को पसंद नहीं आया सर। अब नोबिलिटी के रिएक्शन के कारण मोहम्मद खान को हटाने का प्लान किया गया सर, ठीक है। अब मोहम्मद खान को हटाने का प्लान किया गया, फिर फिरोज तब तक जिंदा था, फिरोज एक्चुअली बीमार हो गया था, वाज वेरी इल एट दैट टाइम सर, है ना। तो फिरोज ने इंटरवीन किया, बोले भाई क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को सर, है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो फिर फिरोज ने क्या किया कि एक काम करो, नोबल्स को पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो बीमार हो गया हूँ सर, ठीक है, मेरा एक बेटा का मृत्यु हो गया है और दूसरा बेटे को आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो मैं अपने पोते को अपॉइंट कर देता हूँ सर, ठीक है ना। तो फतेह खान जो उसका मरा हुआ बेटा था ना, उसका लड़का हुआ करता था सर, गयासुद्दीन तुगलक शाह, या गयासुद्दीन तुगलक टू कहते हैं, GT2 कहते हैं इसको। तो इसको अपॉइंट करता है सर, ठीक है। बट यू विल फाइंड कि गयासुद्दीन तुगलक टू के पास वो ना ही करिश्मा था, ना ही इसके पास अथॉरिटी थी। फिरोज की मृत्यु हो चुकी है एंड सडनली यू विल फाइंड कि एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ सर, ठीक है। तो 1388 में पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। ये 1388 का पावर वैक्यूम तुगलक डायनेस्टी को ले डूबेगा सर। और होता यह है कि आफ्टर 1388 तुगलक डायनेस्टी में जो बाद के राजा आए सर, बाद के राजा मतलब उसके बाद जो पावर के ऊपर आए, वहां पे आया राम गया राम की कहानी शुरू हो जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझेंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग सर, मल्टीपल पावर सेंटर्स इमर्ज। पहले गयासुद्दीन तुगलक टू को राजा बनाया, GT2 मैंने आपको बताया सर, समझेंगे। उसको हटा दिया गया, ही पास अवे सर। उसके बाद अबू बकर के पावर सर, इसको भी टॉपल करने का प्लान किया जा रहा है सर, ठीक है। 1394, फिर उसके बाद एक दो राजा और आए, 1394 तक आते आते दो पावर सेंटर्स निकल के आ गए, नसरुद्दीन मोहम्मद एंड नुसरत शाह। ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। टू पावर सेंटर्स इन वन सिटी। कैन यू इमेजिन सर, डायरकी क्रिएट हो गई थी सर दिल्ली सल्तनत में। ऐसी कंडीशन हुई जहां 3 डाउन होने के बाद सर, समझे आप लोग, ठीक है। 3 डाउन समझ में आया कि नहीं है, पहले 3 विकेट गए ना तो पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है सर। गेटिंग माय पॉइंट। सो यू विल सी कि यहां कंटीन्यूअसली स्ट्रगल चालू हो जाएगी। अब स्ट्रगल के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या हुआ मैं नहीं जाऊंगा कि हाउ दे वर किल्ड, है ना, इसको क्या कोर्ट इंट्रिक्स के तहत मारा गया। बट आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि लेटर तुगलक डायनेस्टी, लेटर तुगलक का मतलब जैसे लेटर मुगल्स हुए थे 18 सेंचुरी में आफ्टर औरंगजेब, वैसी हाल ये महाशयों की भी हो जाएगी सर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर। और होता यह है कि आफ्टर फिरोज शाह तुगलक ही ट्राई टू इंटरवीन, उसने आखिर में जाकर अपने पोते को अपॉइंट किया, बट समहाउ द थिंग्स कुड नॉट वर्क आउट। और जब तैमूर का आक्रमण होगा तो दो दो पावर सेंटर फाइट कर रहे हैं उसके सामने, थोड़े टाइम तक यूनिफाई हुए, बट दे कुड नॉट फाइट आउट द रूथलेस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ तैमूर। देन यू विल सी दे केम टू डिक्लाइन सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको पूरी थीम समझ में, लेटर तुगलक की कहानी में मैं बॉल बाय बॉल कमेंट नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण है कि वो थीम में बैठता नहीं और क्वेश्चन नहीं आते। तो आप किताब में भी पढ़िए तो थोड़ी बहुत खाली स्टोरी लाइन याद रखिएगा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, ये इस दिन ये आया, उसको फिर हटा के दूसरा आया, दूसरे को हटा के फिर पहला आया, वो कंफ्यूजन आपको 2-3 बार होता रहेगा, ठीक है। तो ये थीम में डाल दिया है मैंने आपको, थीम में समझने की आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या कहानी है फिरोज शाह तुगलक के समय पे। एंड यू विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक के साथ प्रॉब्लम ये था कि ना ही वो अशोक बन पाया, ना ही वो अकबर बन पाया सर, ठीक है, ना ही वो औरंगजेब की तरह कट्टर बन पाया सर, समझे नहीं समझे। देखिए, आप सॉफ्ट बनते हो तो हमेशा सॉफ्ट रहो, आप मिडिल बंदे हो तो हमेशा मिडिल रहो सर। अगर आप रूथलेस रहना चाहते हो तो औरंगजेब की तरह रहो सर, ना पर तुम इधर चले ना उधर चले सर। गेटिंग पॉइंट नॉट है। आप कुछ नहीं कर पाए, आपकी धार्मिक नीति, आपकी सामंती सेना की नीति, आप जिस तरह से एक सेक्शन को डोमिनेट करवा रहे थे, वही आपके डाउनफॉल के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद उसने जो लेगेसी क्रिएट की थी, उसके कारण ये विदेशी आक्रमणों को आमंत्रित करता है सर। और विदेशी आक्रमण फिर मंगोलों का फिर से प्रभाव बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी सर। गेटिंग पॉइंट, समझे आप लोग, ठीक है। सो पिक्चर क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। एंड मंगोल्स किस तरह से भारत की तरफ आएंगे 1398 तक आते आते, लेटर तुगलक जब रूल कर रहे थे उसमें नसरुद्दीन महमूद जैसे शासक आपको दिखेंगे। इस पीरियड के समय पे यू विल फाइंड तैमूर विल बी कमिंग टू इंडिया सर। अब चले जाते हैं थोड़े तैमूर के बारे में सर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, अपन खान फ्रॉम द एपिक्लोटिस करके आ जाते हैं वापस, थोड़ा गला में खराश आ रहा है, तो एक छोटा मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। नॉर्मल तो लेने की इच्छा नहीं है, बट थोड़ा गला साफ कर लिया। हाँ, आवाज आ रही है मेरी सर, हाँ। चलिए, खान फ्रॉम द एपिक्लोटिस। मुझे लग रहा है कल परसों से अरबी के फारसी में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा सर। मैं जब ये अरबिक और ये सब भाषा पहले सुनता था ना, बाहर ट्रैवल करते, मुझे लगता है इनको कभी कफ होता ही नहीं होगा सर, ठीक है। कफ कब होता है सर, है ना। सब देखिए, वो ख से शुरू करते हैं ना सर। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अरब कभी कभी बात कर रहे होंगे ना सर, बड़े बुजुर्ग अरब, तो आपको लगेगा कि दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर पता चलेगा कि नो दे आर एक्चुअली डिस्कसिंग, ओके ना, समझे। तो पहली बार में देखो लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं क्या, बोले नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है हमारा सर, ठीक है। मैं बोला चलो अपने जैसा ही है, चलिए, है ना। तो कल्चरल डिफरेंसेस पता नहीं होते ना हमको सर, तो यू आपको लगता है कि लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं सर, है ना, अभी तो मतलब लड़ाई हो जाएगी सर। खैर, चलिए अब देखिए तैमूर के ऊपर चले जाते हैं, मेन हमको तैमूर के बारे में, क्योंकि तैमूर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मंगोल इन्वेजन सर, ठीक है। और मूलतः से आप देखिए कि मंगोलों का जो प्रभाव हुआ था उसी के कंटिन्यूएशन में ही तैमूर का आपको प्रोसेस दिखेगा। अब मंगोल इन्वेजन हमने कब से शुरू किया हुआ है सर, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है सर, ठीक है ना। मतलब आप पकड़ के चलिए कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अल्तुतमिश। अल्तुतमिश के समय पे मंगोल्स आए थे कि नहीं आए थे सर, ठीक।
देन वी हैड सीन द केस रजिया के सामने तो बहुत प्रोमिनेंटली नहीं है, पर बलबन के समय पे हमने देखा कि बहुत भारी मात्रा में मंगोल आक्रमण हुआ। बलबन तो अपने संतान को घुमा बैठता है सर, तो महमूद लॉस्ट और क्या कहते हैं अपने इनको उठा के लेके गए थे अमीर खुसरो को सर, है ना। देन वी हैड सीन द केस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो मंगोलों को डिफीट करेगा, उसमें भी 2 दफा तो मंगोल दिल्ली तक आ चुके होते हैं। देन यू सी द केस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, या उसके समय पे भी मंगोलों ने आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर सर, ठीक है ना, या दे वंस अगेन केम इन दिस रीजन सर, ठीक है। और उसके बाद फिरोज, देखिए फिरोज शाह तुगलक के समय पे थोड़ा मंगोलों का जो प्रभाव था थोड़ा शांत हुआ था, क्योंकि एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था सेंट्रल एशिया में सर, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो फिर खुरासान एक्सपीडिशन इसी के लिए प्लान किया, मंगोलों के साथ ट्रीटी भी कर दी, है ना। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, तमाशरीन करके मंगोल लीडर था, जिनके साथ ये एग्रीमेंट करवा के सेटल करवा रहा है सब कुछ मैटर्स को सर, ठीक है। बट फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर से मंगोलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। और इस पीरियड में ये चगताई जो कम्युनिटी है, चगताई टक्स कहते हैं उनको, वहाँ इनका एक लीडर आता है आमिर तैमूर। आमिर तैमूर कहते हैं, आमिर का मतलब बेसिकली लीडर के रूप में बोला गया है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि द मंगोल्स वंस अगेन विल बी कमिंग टू इंडिया, और फिर इसके बाद ये तैमूर आके यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करेगा सर, ठीक है। अब तैमूर कौन था, क्या कहानी है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत पॉइंट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनली वॉरियर क्लास ऑफ पीपल रहे एंड राइट फ्रॉम दी अर्ली पीरियड ऑफ चंगेज खान इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि भाई आक्रमण ही करते रहेंगे सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि तैमूर लंग के रूप में इनको पहचाना गया है। चगताई टर्किश ओरिजिन के लोग जुड़े हुए थे सर, ठीक है। इन्होंने पर्शिया को कैप्चर किया था, इन्होंने खुरासान को कैप्चर किया था, इन्होंने मेसोपोटामिया कैप्चर किया था और अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। तो जब आप खुरासान को कैप्चर करके बैठे हो, मतलब आज के इराक से लेकर सेंट्रल एशिया वाले रीजन को, आप पर्शिया को कैप्चर कर रहे हो, आप इराक को किया है, आपने अफगानिस्तान किया है, तो फिर बचता क्या है सर, ठीक है। भारत बचेगा सर, समझे नहीं समझे। तो व्हेन यू कैप्चर्ड ऑल दिस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो दिस थिंग शोस कि यू आर सपोज्ड टू कम टू इंडिया सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो तैमूर ने जो चंगेज खान की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखी थी, और चंगेज भी वही था कि आके लूटपाट करो, सैनिकों को छुट्टी दिया जाता था, बोले जला दो फिर बात करेंगे सर, समझे। तो एज अ पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तैमूर इन्वेजन कैन बी सीन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब सवाल ये है कि तैमूर क्यों भारत आया, कि वाज रिलीजन द पॉइंट ऑफ व्यू, वाज प्लंडरिंग द पॉइंट ऑफ व्यू, वाज एम्पायर बिल्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू सर, है ना। तो इसमें घुमा फिरा के वही पुरानी बातें आपको दिखेगी सर, है ना। यू फाइंड 2-3 पॉइंट्स जो इसके साथ जुड़ी हुई है सर, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो पैसा लूटने आया था, किसी ने कहा कि नहीं ये साम्राज्य बनाने आया था, किसी ने कहा था कि ये धर्म का प्रचार करने, इस्लामिक फोल्ड का प्रचार करने के लिए आया था, क्योंकि इसका मानना था कि दिस इज द लैंड ऑफ इन्फिडल्स। तो बिकॉज ये इन्फिडल्स की जगह है, इट्स लैंड ऑफ द काफिर पीपल, तो मैं इसको रिलीजियसली कन्वर्ट करवा दूंगा सर, ठीक है। तो घुमा फिरा के वही कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के पीछे आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव काफी सारी किताबों में लिखा नहीं गया है। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे सिकंदर है तो सिकंदर के ऑथर्स ने कहानियां लिख दी थी, फिर अल बिरूनी गजनी के समय पे है तो उसने भी थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा था कि, और गजनी के खुद के भी फिर कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन भी मिल जाते हैं कि उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है सर, ठीक है। घोरी का तो एम्पायर बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए तो वो अपने गवर्नर्स को यहाँ पे छोड़ के गया है सर, ठीक है। बट व्हेन वी सी द केस ऑफ तैमूर, जब हम लोग तैमूर के केस में देखेंगे चीजों को, तो उसमें हमको ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे तौर के ऊपर नहीं मिलेगा सर, ठीक है। सो वी डू नॉट गेट द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव अबाउट व्हाई दे इन्वेडेड ओवर इंडिया एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो काफी लोग कहते हैं कि भाई देयर वाज नो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, इट वाज मोर फॉर मिलिटरी एक्सपीडिशन, व्हिच इज नॉट करेक्ट एक्चुअली सर, ठीक है। उसके भारत में आने के पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण था कि उसके एम्बिशन थे साम्राज्य बनाना था, दूसरा पैसा कमाना था। अब देखिए पैसा कमाना मतलब खुद के लिए तो कमाना, पर अपने सैनिकों के लिए, क्योंकि इनकी सेना में मर्सनरीज हुआ करते थे जो पैसे के लिए लड़ते हैं सर, ठीक है ना। मर्सनरीज यू नो दिस, दे फाइट फॉर द मनी सर, तो दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन और द स्टेट और वी कैन से एथनिसिटी, दे हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव, बोले पैसा। अब जैसे अफगानिस्तान में देखोगे तो अमेरिका की आर्मी से ज्यादा मर्सनरीज ने फाइट किया था, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वर एक्चुअली कंट्रोलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन अफगानिस्तान सर, ठीक है। ये रशिया के ऊपर भी अभी आरोप लगा कि सीरिया को जो मदद की जा रही है वो रशियन आर्मी नहीं कर रही है सर, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली अगर आप समझिए तो वो रशियन प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कर रहे थे, और ये प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो चलाए जाते हैं एक्स आर्मी मैन के द्वारा, क्योंकि उन्हीं को ही गन्स की लॉ एंड ऑर्डर मतलब वही मिलिट्री ट्रेनिंग और ये सब होती है, ठीक है ना, समझे। तो वही एक्स आर्मी मैन, एक्स वेटरन्स होते हैं जो आर्मी से रिटायर होकर बैठे हुए बोले चलो तूफानी करते हैं, इट्स अ ह्यूज बिजनेस एज वेल सर, ठीक है। तो अमेरिका की तो 2-3 बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनीज है सर, ठीक है। मतलब उनके पास अपनी सेना होगी, उतनी बड़ी प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगी, स्टेट विद इन स्टेट बन गए ये लोग सर। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स फिर पूरी इकोनॉमी को भी डोमिनेट करते हैं सर। तो अमेरिका ने ये जो 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान, 5 नहीं 20 ट्रिलियन डॉलर फूके हैं, वो फूकने के पीछे का कारण यही था कि कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉफिट हो रहा था, खैर। तो गवर्नमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव था, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली सरकार को लॉबिंग भी करते थे सर, है ना। तो अमेरिका तो पैसा राउंड हो गया है, अफगानिस्तान में तो कुछ पैसा रहा नहीं होगा, हुआ है तो लिमिटेड पैसा है, 1-2 ट्रिलियन होगा टोटल 20 ट्रिलियन में से। बाकी तो मनी हैज बीन राउटेड, है ना। अमेरिका से अफगानिस्तान गया, वहाँ उनके ही सरकार के, उनके ही प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को उसका प्रॉफिट मिला, वो पैसा वापस अमेरिका में आया सर, ठीक है। तो ये कहानी नेशनलिज्म की कहानी तो वहाँ से ही आपको मिलेगी, नेशन बिल्डिंग की। मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म है सर, ये ऐसे होता है कॉलोनियलिज्म। ब्रिटेन ने भी यही किया था, ब्रिटेन से पैसा इन्वेस्ट कराया, 10 टाइम्स 100 टाइम्स प्रॉफिट किया भारत ने, पैसा घुमा के लेके ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में सर, ठीक है। तो संपत्ति को एक्सप्लोर करते हुए, खैर। तो ये तैमूर के केस में भी आपको ये दिखेगा सर कि तैमूर लूटपाट करने आया था, लूटपाट करने का इंटेंशन खुद का तो था पर सैनिकों का भी था सर, ठीक है। अब यू विल फाइंड कि इसमें मिडिवल इंडिया में तैमूर के आक्रमण के ऊपर 2 किताबें आपको दिखेगी, एक मिलेगी सफरनामा और दूसरी है मालफुजत ए तैमूरी। इनफैक्ट मालफुजत के ऊपर अलग से क्वेश्चन आया हुआ है कि मालफुजत टेक्स्ट भारत में हमको क्या जानकारी देते हैं अबाउट द रीजनल कल्चर्स। तो मैं जब लिटरेरी ट्रेडिशंस पढ़ाऊंगा आपको आगे क्लासेस में रीजनल स्टेट्स और उसके ऊपर से, तो कवर करवा दूंगा सर, ठीक है। पर ये किताब अलग है, मालफुजत ए तैमूरी तैमूर के ऊपर है। उसमें लिखा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इन्वेजन वाज नाइदर टू प्लंडर नाइदर टू कॉन्क्वेस्ट। उसका ऑब्जेक्टिव लूटपाट करना था, ना ही साम्राज्य बनाना था। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था काफिरों को मारना, समझे नहीं समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट। अब ये चीज दर्शाती है कि तैमूर कितना क्लियर कट ऑब्जेक्टिव से भारत में आया। उसके बावजूद भी आप देखिए कभी-कभी कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के हिस्टोरियंस हैं जो तैमूर को और ग्लोरीफाई करते हैं, बोले नहीं ये तो साम्राज्य बनाने ही आया था या पैसे लूट के आके चला गया था, ठीक है। अरे उसकी कंटेम्परेरी ऑथर्स लिख रहे हैं कि भाई वो एक ऑब्जेक्टिव से ही आया था, वो बोला कि काफिरों को मारना, तो फिर उसको तुम पैर को चाशनी में डुबा रहे हो सर, ठीक है। देखिए इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करके आपको क्या मिलेगा सर, व्हाट यू विल गेट, है ना। ये आजकल हिस्टोरिकल डिबेट भारत में हो रही है, उसके पीछे का कारण ये है। आपने उस टाइम पे लिख दिया होता 47 में जब हिस्ट्री राइटिंग शुरुआत हुई थी, अब लिख देते कि तैमूर का ऑब्जेक्टिव ये था और ये गलत इंटेंशन से आया था, इसमें इसको इनफैक्ट है ना रिपीट ना उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, इंपैक्ट या इन्वेजन के रूप में, एज क्लियर एज इट कैन गेट सर, समझे आप लोग, ठीक है। नो कंट्री विल से, और कोई भी प्रदेश सर ये स्वीकारता नहीं है कि भाई किसी ने आके उनके ऊपर शासन कर दिया और इस तरह से कार्य चल रहा है सर, ठीक। अर्मेनिया के इतिहास उठा के देखिए सर, टर्की के बारे में क्या लिखता है अर्मेनिया। अब देख लीजिए कि व्हाट हैपेंड
जब टर्की ओटोमन साम्राज्य ने उस्मानिया ने आर्मेनिया में जिनोसाइड करवाया सर, उनकी किताबों में भर भर के लिखा गया है, समझेंगे सर। व्हाई दे शुड ग्लोरीफाई दिस है ना, व्हाट इज द पॉइंट? बोले नहीं नहीं, ये तो यहाँ आपको गुलाब जामुन खिलाने आया था। नहीं सर, ये आया था जो करने के लिए, वो वही पॉइंट था सर। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो तीन चार पॉइंट आपको यहाँ से दिखेंगे सर। तैमूर का ये बहुत ही क्लियर कट मानना है कि यहाँ पे वो अनबिलीवर्स मतलब काइंड ऑफ काफिरों को मारने आया था। उसका मानना था कि भारत एक इन्फिडेल्स की लैंड है, इट्स अ लैंड ऑफ द इन्फिडेल्स, क्योंकि दे हैव नॉट रियलाइज्ड द ट्रू मीनिंग ऑफ गॉड एज पर तैमूर सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। सो ही वांटेड टू बिकम अ गाजी, वो गाजी बनने के लिए आया होता है। तो इस तरह से आपको ये कहानी दिखेगी एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, उसके बेसिस के ऊपर कहा गया कि वो धार्मिक प्रचार या धार्मिक आक्रमण करने के लिए आया होता है सर। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई सर। अब उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि इंडियन हिस्टोरियन डॉक्टर के एस लाल का ये मानना है कि तैमूर भले धार्मिक प्रचार के लिए आया, बट उसकी सेना बहुत ही हेट्रोजीनियस थी। हेट्रोजीनियस मतलब उसमें उसकी सेना के अंदर पर्शियंस भी थे, उसकी सेना में मेसोपोटामियंस भी थे, उसकी सेना में सेंट्रल एशियंस भी थे। अब देयर आर मेनी टर्किश कम्युनिटीज जो काइंड ऑफ आप देखोगे आइडल वर्शिप को या फायर वर्शिप को मानती है, खास करके सेंट्रल एशिया में पर्शियंस तो फायर अग्नि वर्शिप हुआ करते थे। आप अजरबैजान चले जाओगे, अजरबैजान में अभी भी आपको फायर टेंपल मिलता है सर। ठीक है, फिर ये यजीदी दिखते हैं, यजीदीज अब आप समझने की कोशिश करिए कि दे हैव वेरी डिफरेंट फेथ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे तैमूर की सेना में जो उसके साथ काम कर रहे थे, पर इनका धर्म जो मेन स्ट्रीम तैमूर का इस्लाम का डेफिनेशन था उसके साथ मैच नहीं कर रहा है सर। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑथर्स लिख रहे हैं, डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि भाई तैमूर की आर्मी में और भी लोग थे सर, बट तैमूर जिस तरह से खुद प्रीच कर रहा था, वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो धर्म का प्रचार करने के लिए, ये काइंड ऑफ है ना, अधर्म का नाश करने के लिए चल रहा है। ऐसी कहानी आपको दिखेगी सर। इसमें आपको एक चीज दिखती है, वो है उसकी पॉलिटिकल पॉइंट। और पॉलिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि उसका ऑलरेडी साम्राज्य बिल्डिंग हो चुका है सर, समझे। उसने बेसिकली मॉस्को तक के रीजन को कैप्चर किया, दार को कैप्चर किया है, पर्शिया को कैप्चर किया है, और उसको ये चीज समझ में आ रही है कि वेस्ट एशिया में ज्यादा नहीं जा पाएगा अब। इट वाज बट नेचुरल फॉर हिम टू एंटर इंडिया सर, समझे कि नहीं समझे। और इसके कारण तैमूर ने पहले अपने पोते को भेजा था सर, ही हैड सेंट हिज ग्रैंडसन टुवर्ड्स इंडिया, अफगानिस्तान को उसने फतेह किया था। और उसका पोता था महमूद, वो बेसिकली अफगानिस्तान में कांधार से भारत की तरफ जब आ रहा था, तब इंडस नदी को क्रॉस करने के बाद उसको यहाँ पे रोका गया स्थानिक राजाओं के द्वारा। मुस्लिम किंग्स ही हुआ करते थे सर। ठीक है, मुल्तान के पास इस साइड में आया तब, एंड हिज ग्रैंडसन इन्वेडेड इंडिया। तो उसको जब सेटबैक मिला तो उसने तैमूर को मैसेज भेजा सर। ठीक है, बोले दद्दा, तो बोले दद्दा ने पूछा, बोले क्या हो गया पोता, तो फिर पोते ने जवाब दिया कि मार पड़ा। तो दद्दा कहते रुको हम आते हैं सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इस तरह से तैमूर का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है कि अगर वो सीधे सीधे धर्म का वो इन्फिडेल्स को फतेह करने के लिए आता, ही वुड हैव कम हिमसेल्फ पर्सनली, ही वुड हैव नॉट सेंट हिज ग्रैंडसन इनिशियली, वो आके पहले ही अटैक करवा देता सर। बट इसके कंटेम्परेरी पीरियड में देखोगे तो तैमूर वर बिजी फाइटिंग सम अदर प्लेस सर, समझे। एंड भारत में आने आते फिर दो तीन महीना लग जाता है, तो फ्लाइट तो थी नहीं कि उतर के आके लैंड हो गए सर, है ना, ड्रोन से बॉम्बिंग करवा दिया सर। खैर, तो इट टुक हिज टाइम, बट समहाउ ही वाज एबल टू कम बैक। इनफैक्ट तैमूर भारत में आया उस समय के दौरान उसका जो पोता था उसने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भेज दी थी वहाँ सेंट्रल एशिया में कि यहाँ फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हुआ है, और जो राजा है बहुत ही डिबॉच लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एंड ये राजा को भी मारना था। इंटेंशन तो ये भी था कि राजा को भी मारना था, क्योंकि राजा भी काफिर थे तैमूर की भाषा के लिए सर। ठीक है ना, कि दे वर इंडल्जिंग इनटू द फैंटेसीज ऑफ द वर्ल्ड which was not permitted according to his religious ideology सर। ठीक है, तो बहुत सारे कारण थे उसमें। वीकनेस ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं था कि तुगलक डायनेस्टी का वीकनेस रीजन नहीं था सर। ठीक है, तो वहां से डिसाइड करता है 1398 में अप्रैल मंथ में कि भाई मैं भारत जाऊंगा सर। ठीक है, बाय दैट टाइम उसको नॉलेज मिल गया है। अब इसकी प्रोसेस जो है ये दिल्ली में आएगा करीबन दिसंबर 1398 में सर, है ना। तो अप्रैल 1398 से लेके दिसंबर 1398 तक का बहुत ही लंबा पीरियड होगा सर, है ना। इट टुक अराउंड ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स फॉर हिम टू रीच दिल्ली। तो इन बिटवीन जब आ रहा है तो सेंट्रल एशिया से होके जाएगा सर। ठीक है, एंड यू फाइंड कि जिस तरह से तैमूर सेंट्रल एशिया से होते हुए जाएगा, जो बीच बीच में उसको रेजिस्ट करेगा उसको काट देगा, जो रेजिस्ट नहीं कर रहा है उसको भी काट देगा, जिसने उसको सरेंडर किया उसको भी काट देगा सर, है ना। तो गाना था जला दो इन्हें मिटा दो इन्हें, हो गाना इसके ऊपर तो बना है सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो जब आ रहा है तो बोले तुम रेजिस्ट करो कि ना करो, पर काटना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सर, जलाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो ही डिड नॉट स्पेयर एनीवन सर, इवन दोस पीपल हु सरेंडर्ड। बोले महाशय तुसी ग्रेट हो, बोले नहीं तुम वो कटोगे सर, मुझे चाहिए नहीं ये सब कुछ चीजें सर। गेटिंग पॉइंट। सो इट डिड नॉट स्पेयर एनीवन। इसमें इस्लामिक किंगडम्स भी आ गए, हिंदू किंगडम भी, क्योंकि भारत में आने के बाद हिंदू किंगडम्स आएंगे सर, पर नॉर्थ वेस्ट के जो जितने छोटे मोटे इस्लामिक किंगडम्स है उनको भी काटा गया है। तो ये चीज दर्शाती है कि हाउ बिग बाइगॉट ही वाज व्हेन इट कम्स टू, एंड ही वांटेड टू क्रिएट अ आइडिया ऑफ फियर इनटू द माइंड्स ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज कि बेटा, है ना, जब 50-50 कोस दूर तक बच्चा होता है तो मम्मी कहती है बेटा सो जा वरना तैमूर आ जाएगा सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो तैमूर की कहानी आपको बहुत अलग दिखेगी सर। तो तैमूर टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू कम टू इंडिया। उसके पीछे का कारण था कि वो आर्मी को मूव करवाते आ रहा था, और वो जो मूवमेंट था वो मूवमेंट ग्रेजुअल मूवमेंट के रूप में था सर, समझे आप लोग। ठीक है, ये ग्रेजुअल मूवमेंट के रूप में आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि वो जहां जहां क्रॉस करके आएगा वहां वहां सब कुछ जला देगा सर, समझे आप लोग। ठीक है, तो पहले समरकांड से निकला, क्योंकि वहां से ये लोग रूल कर रहे थे, समरकांड वाज द मेन प्लेस। काबुल पहुंचा, फिर इंडस नदी क्रॉस करके इस साइड पे आया, झेलम तक आते आते इनफैक्ट है ना लोकल राजाओं ने उसकी प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो वहां पहले जलाया सर, है ना। तो शिहाबुद्दीन मुबारक करके एक शासक हुआ करता था, उसको उठला दिया इन्होंने सर, है ना। तो झेलम में डाल दिया सबको सर, पूरी सिटी को जलाया, सबको झेलम में डाल दिया सर, समझे आप लोग। ठीक है, तुम मेरे सामने लड़ने चले सर। ठीक है, तुलंबे पहुंचे, तुलंबे पता है मुल्तान के पास छोटा सा एक प्रांत, तुलंबे, तुलंबे नहीं पता सर। ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे लोग तुलंबे से आए हुए, तो आई मेट समन, तो वो आए थे पार्टीशन के समय पे, तो मैं बता रहा था कि सर आप कहाँ से आए थे, हम तुलंबे से आए थे। तो फिर मुझे फिर तैमूर याद आया, मैंने बोला सर ये तो वही तुलंबा है जहाँ तैमूर भी आया हुआ था। खैर, सो तुलंबा के लोगों ने कहा कि तैमूर को कि भाई चलिए वी आर एक्सेप्टिंग योर अथॉरिटी, उनको भी जलाया सर, उनको भी मारा सर। लाहौर पहुंचा, हिंदू किंग हुआ करते थे जसरत, उनको मारा, उनको भी पीट दिया गया, उसका पोता भी उस टाइम पे उसके साथ रहता है सर। उसके बाद दीपलपुर पहुंचा, दीपलपुर तो इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था तुगलक डायनेस्टी का। गाजी मलिक दीपलपुर का गवर्नर था जब उसने विद्रोह किया था अलाउद्दीन खुसरो शाह के सामने, एंड तुगलक डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया सर। ठीक है, दीपलपुर को भी इन्होंने उठा दिया सर। ठीक है ना, कहीं पे भी जगह आपको नहीं मिलेगी। अब नॉर्थ वेस्ट में आपको भट्टी राजपूत बहुत दिखेंगे सर, है ना। तो यूल फाइंड द भट्टी राजपूत, पंजाबी राजपूत सर, उनको भी मारा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया सर। तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया आज का पंजाब से लेके दिल्ली का रीजन है, पंजाब से लेके हरियाणा तक का रीजन सर, पहले तो उसको खत्म कर दिया गया सर। उसके बाद देन ही केम टुवर्ड्स हरियाणा, जाट टेरिटरीज में फतेहाबाद, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, कैथल, पानीपत सर, सब कुछ जला दिया गया सर। ठीक है, एंड इस पीरियड के समय पे यू विल फाइंड कि दिल्ली के अंदर टग ऑफ वॉर चल रही है सर।
टग ऑफ वॉर के अंतर्गत लोकल गवर्नर्स और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो तुगलक डायनेस्टी का राजा था, उनके बीच में खींचातानी चल रही है। बोले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे भाई दुश्मन तुम्हारे घर के आगे खड़ा हुआ है, पानीपत जीत चुका है, कैथल के बाद पानीपत आता है, सोनीपत आएगा, फिर तो रोहिणी, और फिर मुझ पर उठा के मुरथल का अंदर चले जाओ सर, ठीक है, खत्म हो गई ना कहानी सर, ठीक, वही रास्ता निकलता है NS1 वाला सर। तो द रियलिटी वाज सच दैट कि तैमूर की हालत जिस तरह से हुई थी, या तैमूर जिस तरह से इन्वेड कर रहा था, तो तुगलक वुड हैव रेजिस्टेड हिम समवेयर इन हरियाणा और समवेयर इन पंजाब सर, है ना? जैसे इन्होंने किया था, क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने किया था, है ना? तरेन तक आगे चला गया, उनको वहां रोको, यहाँ तक आने मत दो सर। पानीपत में भी यही हुआ, फर्स्ट पानीपत, सेकंड पानीपत, थर्ड पानीपत सर। बट दे एक्चुअली वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स इनिशियली। खींचातानी चल रही थी, दिल्ली 3-3 4-4 महीने तक शासकों के बिना रहता था। और इस पीरियड में यू विल सी दैट दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद शाह और फिर उनके साथ उनके सेनापति थे मल्लू इकबाल, जो भी पावर टसल के ऊपर बैठे हुए थे सर। पहले तो अंदर-अंदर इनकी कोर्ट इंटरेस्ट चल रही थी, फिर डिसाइड किया गया कि नो वी विल पुट अप अ जॉइंट एफर्ट, है ना? तैमूर को हराएंगे सर, है ना? एंड डिसाइड किया गया कि तैमूर के ऊपर अटैक करेंगे सर हम। अब तैमूर तैमूर था, हाँ, ये लोग उतने तैयार थे नहीं। जो व्यक्ति समरकांड से चलता हुआ आ रहा है और उसने सब कुछ जला दिया है, तो आप उसके सामने फाइट करने की कोशिश करो, कितने हद तक ये सक्सेसफुल रहेंगे सर, फीलिंग पॉइंट, है ना? तो इन्होंने बेसिकली अपनी सेना क्रिएट की, स्ट्रेटजी वेटर्जी बनाई, जेवलिन भाला फेंकने वाले, तीर कमान चलाने वाले, है ना? पूरे थैच की वो पूरी क्या कहते हैं कि एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई जाती है, हाथी-वाथी क्रिएट किए गए, मतलब बैरिकेडिंग की गई, इन्फेंट्री बनाई गई, घोड़े-वोड़े इकट्ठे किए सर, ठीक है? और तैमूर की सेना भी तैयार थी, बोले आने दो सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तैमूर के 3 साइड के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही। 3 लड़ाइयों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, ये उसके 3 फ्रंट्स हुआ करते थे। तैमूर रहता था, उसके राइट में और उसके लेफ्ट में उसके 2 सेनापति थे। पीछे एक रिजर्व आर्मी चलती थी और एक एडवांस आर्मी चलती थी। हमने देखा था कि दिस हैपेंड इवन इन द प्रीवियस फाइट्स एज़ वेल। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, दिस हैपेंड सेम इन द तराइन एज़ वेल। तराइन में भी यही हुआ था, याद है आपको सर, ठीक है? सामने हमारे राजा जो थे, वो प्रैक्टिकली 2 ही सेनापतियों के साथ चला करते थे सर, ठीक है? किंग ऑफ सो अवर किंग सुल्तान महमूद, जो यहाँ दिल्ली सल्तनत का राजा था, उसके साथ मल्लू इकबाल उसका सेनापति था। ये दोनों राइट और लेफ्ट से फाइट कर रहे हैं सर। दोनों ने अटैक भी करवाया सर, ठीक है? सो मल्लू इकबाल ने पहले इनफैक्ट अटैक करवा दिया रेयर गार्ड के ऊपर, पीछे वाले जो सेना का टुकड़ा था तैमूर की। और उस पीरियड के समय पे तैमूर ने आक्रमण किया, बोले रुको तुम्हें दिखाते हैं सर, हीडिंग पॉइंट, है ना? और ऐसी हालत हुई जहाँ तैमूर की सेना की जो मोबिलिटी, तैमूर की सेना के पास जो स्विफ्टनेस थी, वो कभी भी दिल्ली सल्तनत की सेना अचीव नहीं कर पाई सर, ठीक? और तैमूर की सेना जहाँ-जहाँ से निकलती थी वहाँ पे एडिशन होता था। जैसे उसने पर्शिया जीता है तो पर्शिया के सैनिकों को उठाया, अफगानिस्तान तो कंट्रोल में था, वहाँ से और लोगों को उठाया। तो ही यूज्ड टू ऑलवेज हैव एडिशन ऑफ द आर्मी, व्हेयरएज़ यहाँ पे तो ये हो नहीं रहा है, हीडिंग पॉइंट। इन सब कंडीशन में यू विल फाइंड कि सुल्तान भाग जाता। महमूद शाह एक्चुअली रहना वैसा, अरे मर जाता तो ज़्यादा ठीक रहता सर, है ना? उसका सेनापति मल्लू इकबाल वो भी भाग गया, बोले तैमूर आ गया, तैमूर आ गया, तैमूर आ गया। तो तैमूर यमुना-वमुना क्रॉस करके दिल्ली में पहुँचा सर, है ना? और दिल्ली के आवाम के प्रति उनका अभी कोई सेनापति था ही नहीं सर, ना ही उनका कोई राजा बचा था सर, ठीक है? तो वही कहानी है सर, है ना? हेलीकॉप्टर में निकल गए सर। मॉडर्न डे तैमूर जब घुसा, तो यू विल फाइंड द सेनापति रन अवे, द राजा रन अवे, हाँ? आवाम क्या करेगी सर, समझे कि नहीं समझे? व्हाट विल हैपन टू द पब्लिक, है ना? आवाम क्या करेगी? सिचुएशन खराब हो चुकी थी सर, ठीक है? तो दिल्ली के उलेमा सब लोग एक्टिव हो गए, बोले ये तो खत्म हो गई कहानी सर, हमारे राजा भाग गए, सेनापति भाग गए, अब क्या करेंगे सर, ठीक है? तो तैमूर को वेलकम किया गया, बोले आप आए हो हमारे घर में, फूल खिले हैं, घुल-मिल घुल-मिल सर, है ना? तो वी आर वेलकमिंग यू, हम आपसे चाहते हैं कि आवाम को बख्श दो, आपकी लड़ाई राजा के साथ थी, राजा भाग गया है। प्लीज़ एक्चुअली लीव द पीपल एंड प्लीज़ डोंट प्लंडर देम, प्लीज़ डोंट किल देम, क्योंकि हमें आपके बारे में पता है सर, ठीक है? अब तैमूर ने डिसाइड तो ये किया कि भई चलो आवाम को नहीं मारेंगे, पर तैमूर का डिसीजन क्या उसके सैनिक मानेंगे सर? जो एक इंटेंशन से आए हुए हैं कि हम यहाँ पे 3 चीज़ें लेने आए हैं, वुमेन, वेल्थ एंड वाइन। थंब रूल था सर, 3W। बोले यही चीज़ लेने के लिए आए हैं सर, ठीक है? सोल्जर्स तो ब्लड थर्स्टी, उनको तो पैसा लूटना था, स्लेव्स यहाँ से लेके जाने थे सर, बड़ी-बड़ी मात्रा में लोगों को उठा के लेके जाना था सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, प्लंडरिंग करना था। तैमूर ने कहा कि आवाम को बख्श देंगे, तो जलाने की जगह उसके सोल्जर्स ने काम किया सर, ठीक है? सिविलियंस मना कर रहे थे कि हम आपको पैसा नहीं देंगे सर, तो उनको मारा गया सर। फ्यूजिटिव्स को पकड़ना था, जिन्होंने पुरानी सरकार की मदद की थी। पुरानी सरकार में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, पुरानी सरकार में इंटेलिजेंस के चीफ हुआ करते थे, है ना? पुरानी सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे, तो अब तुमको पकड़ेंगे, वी विल हंट यू डाउन सर, है ना? तो यू विल फाइंड कि फ्यूजिटिव की सर्च शुरू होती है, उनके ऊपर बम्बार्डिंग किया गया सर, बम्बार्डिंग मतलब वही तलवार-वलवार निकाल के काटा-कुटी चालू रही सर, ठीक है? दिल्ली के 3 बड़े-बड़े किले, पुराना किला, ओल्ड दिल्ली का जो पार्ट था, सीरी खिलजी ने बनाया था, जहाँ पनाह मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनता है सर, सब कुछ साफ कर दिया सर, कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा, किडिंग ओपन। तो 3 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम चलता है। ऐसा कत्लेआम चला जिसको बेसिकली सफरनामा में लिखा गया है सर, कि एक-एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज 50 से 20 गुलाम अपने पास रखने के लिए उसको सुविधा क्रिएट करवाई गई थी। सो एक छोटा से छोटा सैनिक होगा तो भी कम से कम 20 औरतों को और बच्चों को उठा के लेके चला गया। सिंगल सोल्जर, स्मॉल सोल्जर ग्रुप में सबसे छोटा, उसके पास भी 20-20 गुलाम मिल रहे थे सर, है ना? किसी को 50 गुलाम उठाने का मौका दिया गया, बोला जाओ लेके जाओ तुम्हारा ही है सब कुछ, है ना? पैसा-वैसा की तो बात मत करिए सर, ठीक है? 17-18 का जो पीरियड है, 17-18-19 तक का पीरियड है, ये 3 दिन में दिल्ली का मैसेकर हुआ। और जो तैमूर ने बोला था वो कभी लागू नहीं हुआ सर, ठीक है? क्योंकि आने के बाद तो सब कहते हैं कि हम जनरल एमनेस्टी प्रोवाइड करते हैं, फिर टारगेटेड किलिंग्स तो आपको मिलेगा ही सर, समझे आप? है ना? नया-नया शासक आता है तो कहता है ना कि भई हम जनरल एमनेस्टी, हम छोड़ो कल की बात है, अब हो गया सो हो गया। एंड देन यू सी व्हाट हैपेंड सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये तो खासियत रहती है क्योंकि आइडियोलॉजी सेम प्रकार की रेडिकल थॉट होता है तो आप अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हो सर, ठीक है ना? तो तैमूर ने तो बोल तो दिया था पर लागू नहीं कर पाया सर। तो सफरनामा के अंदर आप कभी पढ़ोगे द सैकिंग एंड द प्लंडरिंग ऑफ दिल्ली, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तो मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में लिखा गया है कि क्या स्थिति इनकी हुआ करती थी सर, ठीक है? इनफैक्ट एक ऐसी स्थिति थी जहाँ हिंदुओं के गले काट-काट के, क्योंकि इन्फिडेल्स कंसिडर किया गया था, उनके टावर बनवाए गए थे। तो ही मेड अ टावर ऑफ द
हिंदू पीपल, हिंदू कम्युनिटी सर है ना, गले काट के बॉडी से रख के सर ऐसे बड़े-बड़े टावर्स क्रिएट किए गए थे सर। सो दिस वाज़ अ वेरी सैड सिचुएशन जहाँ दिल्ली को उसने प्लंडर किया था और 3 दिन तक इनफैक्ट ये कार्य किया और ये सेंट्रल एशिया से चलते-चलते सब जगह पे ये कर रहा है सर। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे, क्योंकि उसके लिए तो एक इस्लाम की डेफिनिशन थी कि भई यही राइट है, रिलीजियस डेफिनिशन। इसके लिए चंगेज़, तैमूर जैसे लोगों को आज की तारीख में भी आप देखिए सेंट्रल एशिया, पर्शियंस भी उसको नकारते हैं, बोले ये हमारी लेगेसी नहीं है सर, ठीक है। अरब्स भी नकारते हैं, बोले ये लेगेसी नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि इसके कार्य कोई एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि उसने वही इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले बाकी सारे और भी लोगों को पर्सिक्यूट किया था, ठीक है। बट यहाँ तो अलग ही कहानी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जहाँ तैमूर ने यहाँ से बहुत पैसा लूटा, मजदूर लेके गया, समरकांड में फिर इनफैक्ट आप देखिए कि उसने फिर मॉन्यूमेंट्स बनवाए भारत के पैसे से, संपत्ति से सर, ठीक है। फिर भाई साहब ये डिसाइड करता है कि मैं दिल्ली के बाहर गया हूँ सर, ठीक है। अब दिल्ली के बाहर जाना था उसको, ही वांटेड टू गो टू यूपी सर, है ना, हरिद्वार तक जाने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। बीच में मेरठ आता है, अब आपको भी पता है कि वहाँ इंसान जाता है, खबर आती है सर, ठीक है। सो मेरठ में अफ़गान हुआ करते थे सर, ठीक है। तो फिर वहाँ तैमूर गया और खबर आई कि बोले अफ़गानों को उठा दिया गया सर, ठीक है। हरिद्वार गया, हरिद्वार में जलाया सब कुछ सर, है ना, पूरा हरिद्वार को जला दिया गया, द होल ऑफ हरिद्वार वाज़ बर्न्ड डाउन सर, है ना। फिर हरिद्वार से वापस आते समय ही वेंट अप टिल दिस प्लेस कांगड़ा, और वही कांगड़ा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जिसको फिरोज शाह तुगलक भी लूट के आया था, वहाँ फिर से अटैक किया गया, जम्मू तक गया, जम्मू से बेसिकली फिर कश्मीर गया। और कश्मीर में उस टाइम पे इस्लामिक डायनेस्टीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था और कश्मीर के राजा ने उसको अपनी सेना भेजी और क्या कहते हैं उसकी सुधरती स्वीकारने का कहा, पर वहाँ पे प्लंडरिंग हुआ सर, तो जम्मू वाले रीजन में प्लंडरिंग होता है। फाइनली तैमूर डिसाइड करता है कि अब चलिए बहुत हो गया, नाउ लेट्स गो बैक, है ना, समझे। तो उसने वापस जाते समय खिज़र खान को अपने गवर्नर के रूप में मुल्तान में अपॉइंट करके गया, ये काम कर, मैं जाता हूँ, तू मुल्तान का सुल्तान बन जा और मेरे को रेगुलर ट्रिब्यूट विब्यूट भेजते रहिएगा और दुआ में याद रखना सर, ठीक है। तो इस तरह से तैमूर की पूरी एक जर्नी रही, जर्नी मतलब प्लंडरिंग का प्रोसेस रहा भारत के अंदर। एंड आया था दिसंबर में और फाइनली समरकांड पहुंचता है मार्च महीने में। उसमें दिल्ली में मोटे-मोटे तौर के ऊपर 17, 18, 19 दिसंबर तक ही रहेगा। 15 तारीख के बाद दिल्ली में एंटर होना शुरू हुआ था यमुना क्रॉस करके, और दिल्ली उस टाइम पे उतना तो फैला था नहीं सर, आज तो क्या पूरा यमुना-वमुना सब दिल्ली का ही पार्ट बन गया है सर, ठीक है। बट ये पूरी स्टोरी आपको तैमूर की टाइमलाइन में पता होनी चाहिए कि वो किस तरह से भारत में आता है और कौन-से-कौन से रीजन्स में उसकी इम्पैक्ट रहती है सर, है ना। अब सवाल ये था कि इसकी असर क्या पड़ी भारत के ऊपर सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ द तैमूर्स इन्वेजन ऑन इंडिया सर, जहाँ से प्रश्न तो यही आएगा ना सर, ठीक है। तो 5 या 6 पॉइंट का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है। तो पहला इम्पैक्ट बनता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करना, और ये गवर्नर्स थोड़े टाइम के बाद सुल्तान बन जाएंगे। तो यू विल फाइंड कि खिजर खान हु वाज मेड द गवर्नर ऑफ मुल्तान, ही विल प्रोक्लेम एज द सुल्तान एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी बाय 1414। आपको भी पता होगा सैयद वंश की स्थापना करता है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। द सेम अप्लाइड व्हेन घुरिद इन्वेजन टुक प्लेस इन 1191, 92, 94 एंड लेटर ऑन बाय 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस। वही हुआ ना सर। सो खिजर खान की जो ताजपोशी है, इट्स एक्चुअली रिपीटेशन ऑफ व्हाट हैज बीन डन 300 इयर्स बैक, है ना, या 200 साल पहले जो हुआ सर 1398 में, वो 1192 94 के बीच में हो रहा है सर। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर 200 साल पहले जो हुआ उसका रिपीटेशन हुआ है सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मुल्तान का गवर्नर बना था एंड बीइंग द गवर्नर ऑफ मुल्तान ही रिबेल्ड अगेंस्ट द तुगलक्स, और फिर तुगलक को उसने टॉपल करवा दिया, क्योंकि आफ्टर तैमूर तुगलक डायनेस्टी नदारद हो गई, वो दिखती नहीं थी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, वहाँ कोर्ट इंट्रिग से लेके सबकी सब कहानी खत्म हो जाती है सर, ठीक है। दिल्ली को पूरी तरह से रूल कर दिया सर। एक ऐसा शहर जो कायरो, बगदाद, कॉन्स्टेंटिनोपल को टक्कर देने वाला शहर था, याद करिए सर, जिसको सेंट्रल एशिया के ऑथर्स भी लिखते थे, बोले दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है सर, है ना, ये दिल्ली है मेरे यार सर। तो दिल्ली की कहानी खत्म हो जाती है, द होल सिटी वाज रूइंड, डीपॉपुलेटेड, लोग भाग गए थे सर, हू वुड हैव स्टेड, है ना। जब इन्वेजन होता है तो पीपल विल लीव ना, जो भी बचा कुचा बचा है तो वो निकल जाएंगे सर, ठीक है। लोग भागे कि नहीं भागे सर, है ना, आज के मॉडर्न पीरियड के अंदर भी आप देखिए तो पीपल विल लीव सर। क्राइसिस क्रिएट हो गए ना सर, खाने पीने के क्राइसिस होंगे, फमाइन होंगे, डिसीज होंगे, शहर का कोई मास्टर ही नहीं है, सिटी विदाउट मास्टर, नगर का कोई पति नहीं है सर, नगर पति, समझे आप लोग, ठीक है। देखिए पति को मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से मत देखिए सर, है ना। पति का मतलब क्या होता है सर, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पति सर, लीडर के पर्सपेक्टिव से आपको देखना, नेता के पर्सपेक्टिव से देखना, ऑथोरिटी के रूप में देखना ना सर, समझे। तो करोड़पति कहते हैं कि भाई ही इज अ पर्सन हु इज ओनिंग करोड़ रुपीस, है ना, इज कंट्रोलिंग करोड़ रुपीस, के लिए करोड़पति, अरबोपति शब्द नहीं आता सर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसके सापेक्ष में जब हम लोग देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली का कोई लीडर ही गायब हो गया, दिल्ली का कोई कर्ता ही नहीं है सर, ठीक है। दिल्ली के लोग ढूंढ रहे थे कि हमारा नेता कहाँ है, तो बोले नेता तो हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यूल फाइंड कि आवाम इधर से उधर भटक रही है, नेता लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के फुर्र, गेटिंग पॉइंट, है ना। व्हाट इट विल लीड टू सर, हंगामा हुआ, कोई गवर्नेंस सिस्टम नहीं, एनार्की हो जाएगी ना सर। देखिए स्टेट का होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी कहा सर, स्टेट नहीं होता ना भाई बहुत बुम हो जाती है सर, यू नीड टू मेक श्योर कि द स्टेट शुड ऑलवेज बी देयर सर। स्टेट को आप पसंद नहीं करते वो बात अलग है, पर होना चाहिए, आपको उसकी कदर तब होगी जब नहीं होगा वो, समझे। काफी लोग पसंद नहीं करते, बोले यार ये तो बहुत ही राक्षसी ताकतें आ गई है स्टेट में, हाँ ठीक है ना, उसकी कदर तब होगी जब वो नहीं होता है ना। जीवन में कभी कभी ये होता है कि यू फील दैट यार ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, अरे उनको जाने दो फिर तुम्हें यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन। वैसे ही स्टेट के साथ भी है सर, ठीक है। तो गुजराती में कहते हैं कि नी मामा करता काना मामा हारा सर, ठीक है। मामा नहीं है इससे अच्छा भाई, है ना, एक कान एक आंख नहीं है मामा जान की, पर ठीक है ना, एक कान से तो मामा देख सकते हैं ना आंख से, तो चलेगा सर, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट के साथ हुआ सर। तो दिल्ली में एनार्की आई सर, और दिल्ली लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस, सिग्निफिकेंस, सब कुछ लूट फूट गया सर, है ना, जला दिया गया, क्रॉप्स व्रॉप्स से लेके ग्रेन से लेके। अब तुगलक की कहानी खत्म हो गई है सर, ठीक है। यू विल फाइंड द तुगलक डायनेस्टी विल कम टू एन एंड। गवर्नर्स अपने आप को प्रोक्लेम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस सर। मल्लू इकबाल जो इनके सेनापति के रूप में कार्यरत थे, वो कह रहे हैं कि भाई मैं आप इंडिपेंडेंट हो गया सर। नुसरत शाह द इमीडिएट तुगलक डायनेस्टी किंग वाज नॉट एक्सेप्टेड सर, क्योंकि ऑब्वियस था नोबिलिटी को तो पसंद नहीं आएगा, बोले तुम लड़ ही नहीं पा रहे थे सर, क्या करोगे सर। बाकी सारे गवर्नर्स बैठे बैठे मन में मलका रहे, बोले मजा आ गई सर, है ना। जौनपुर जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी, वहाँ सर की डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। बंगाल तो पहले से इंडिपेंडेंट हो गया था।
गुजरात में सिकंदर शाह अपॉइंटेड था, उसने मुजफ्फर डायनेस्टी की शुरुआत की। समाना एंड बयाना, ये हरियाणा के दो छोटे-छोटे प्रिंसिपलिटीज थे, वो भी इंडिपेंडेंट कर दिए, बोले हम क्यों रहे आपके अंदर सर, गेटिंग अपॉन। तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड आफ्टर द यू विल फाइंड द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर के आक्रमण के बाद अटक गया क्या? नहीं अटका ना? नहीं अटका ना सर, बढ़िया तो चल रहा है सर इतना। खैर, तो क्या बता रहा था, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट तैमूर की स्टोरी सर, है ना? तो पंजाब हरियाणा वाले रीजन इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इवन मुस्लिम किंगडम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं सर, ठीक है। तीसरी इंपैक्ट क्या हुई सर, तैमूर की इकोनॉमिक इंपैक्ट होती है, और इकोनॉमिक इंपैक्ट के अंदर क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी, बची कुची प्रॉस्पेरिटी थी, वो खत्म हो गई। अब क्या दिल्ली सल्तनत के आगमन के बाद प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत आई थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कह रहा हूँ ओवरऑल सर, आई थी कि नहीं थी? व्यापार बढ़ा था, अर्बनाइजेशन हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हुई थी सर, हम पढ़ेंगे कल परसों के क्लासेस में, यस ऑल दिस टुक प्लेस। अब ये जो बची कुची जो थी वो सभी खत्म हो गई, क्योंकि खिलजी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो उसके कारण सब चीजें हुई सर, मोहम्मद के समय पे या फिरोज के समय पे सर, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट ये सब कुछ खत्म हो रहा है ना सर, सो द प्रॉस्पेरिटी इज आल्सो गोइंग डाउन सर, गेटिंग अ पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या होगी कि इससे हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू भी क्रिएट हुआ लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हिस्टोग्राफी के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करिए, ये इनटॉलरेशन टुवर्ड्स द हिंदू का जो कंसेप्ट है हिस्टोग्राफी में बहुत लिखा गया सर, और इसको भर भर के आज की तारीख में भी इनफैक्ट आप देखोगे तो चढ़ाया भी जाता है सर। इवन लोग तैमूर नाम रखते हैं तो उसके ऊपर भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो जाती है, बोले हाउ कम यू कीप समवन्स नेम एज तैमूर इन मॉडर्न पीरियड सर, समझे? यू नो दिस है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहानी रहती है सर, ठीक। तो उसको इस पर्सपेक्टिव से देखा गया, उसमें कुछ लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई खाली नाम में क्या रखा है, ठीक है, नाम में बहुत कुछ रखा है, यू आल्सो नो दैट, है ना। फिर उसमें फिर कारण भी बताते हैं कि भाई अशोक ने भी ऐसे आक्रमण किए थे, तो क्या अशोक के आक्रमण के कारण किसी का नाम अशोक नहीं रख सकते सर, ठीक है ना, ऐसे तो आक्रमण अशोक ने भी किए थे, तो क्या मॉडर्न डे में किसी का नाम अशोक नहीं रख सकते? तो फिर वही है सर, है ना, प्लस माइनस चल रहा है सर, ठीक। सो एक चीज थी, पर तैमूर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जिस तरह से आक्रमण करा था उसको लेके काफी लोगों का मानना था कि शुड नॉट ग्लोरीफाई द इन्वेडर्स इन दिस सेंस सर। खैर, उसके सिवा तैमूर यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके गया, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया के अंदर पैसा लेके गया, कारीगरों को लेके गया, समरकांड बिकेम अ सेंटर ऑफ आर्ट। आप देखिए बाबर भी समरकांड के साथ जुड़ा हुआ बोलेगा सर, उसको तो जाना था समरकांड में अपनी फैमिली की हेरिटेज पेज में, वो नहीं जा पाया सर, ठीक है। तो तैमूर के समय से ही समरकांड का जो लॉस्ट ग्लोरी था वो फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, चंगेज के समय पे तो था ही सर, ठीक है। तो इस टाइम टू रिबिल्ड दिस थिंग, है ना, तो उसको डेवलप करवाने के प्रयत्न कर रहा है सर। और आखिर में तैमूर इतनी बड़ी इंपैक्ट क्रिएट करके गया कि तैमूर के 200 साल के बाद या सवा 200 साल के बाद जब बाबर को मौका मिल रहा था, तो बाबर कह रहा था कि देखिए मुझे भारत आना है, उसके पीछे का एक कारण तैमूर है, क्योंकि मैं तैमूर का वंशज हूँ, और तैमूर भारत के ऊपर आया था, तो आई हैव द फंडामेंटल राइट टू क्लेम द इंडियन टेरिटरीज, है ना, व्हिच वर कॉन्कर्ड बाय हिम, सो आई हैव अ लीगल एंड मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर द कन्क्वेस्ट। तो दौलत खान लोधी बुलाए कि ना बुलाए सर, है ना, मुझे कोई इनवाइट करे कि ना करे, पर मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही सर, गेटिंग अ पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आपको सर? तो यू शुड नो दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली ये केस आपको यहाँ से दिखेगा सर, कि यहाँ से पैसा वैसा लूट के गया, ये सब चीजें, पर इसकी फंडामेंटल इंपैक्ट आपको बाबर के आक्रमण के साथ दिखेगी। और ये चीज आपको इसी सेंस में देखनी है कि वन इन्वेजन विल क्रिएट द बेस फॉर द अदर इन्वेजन सर। आप याद करिए पुराने क्लासेस को सर, कि पर्शियनों का आक्रमण जब हुआ तो उसके कारण उन्होंने ग्रीक्स को रास्ता बना के दिया सर। उन्होंने देखा तक नहीं देखा था, वी हैड डिस्कस ना सर। जब ग्रीक्स आए तो इंडो ग्रीक्स के लिए एक रास्ता खुल जाता है इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, है ना, वी हैड डिस्कस ना सर। इंडो ग्रीक्स के बाद शकाज आए, उसी रास्ते से ऊपर के आते हैं सर, है ना। पार्थियंस आते हैं वेस्ट एशिया से, या कुषाण आएंगे सर, ठीक है ना। एवरीवन विल बी कमिंग बिकॉज ऑफ द वे दैट वाज लेड बाय सर, है ना। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, फिर हुन इन्वेजन हुआ, तो एक इन्वेजन हमेशा दूसरे इन्वेजन के लिए रास्ता खोलता है सर, ठीक है। ये थंब रूल रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री में सर, ठीक है। दिस हैज बीन द थंब रूल थ्रू आउट द हिस्टोरिकल सेंस, आप देखिए उसको, समझ लो। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, वी डू गेट इंस्टेंसेस कि इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट होती है, इसकी बहुत बड़ी कल्चरल इंपैक्ट होगी, और इसमें अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंपैक्ट होगी जब मुगल इन्वेजन होगा सर। ये मुगल इन्वेजन के पीछे तैमूर का ही योगदान है, क्योंकि तैमूर के जो इमीडिएट सेनापति थे खिजर खान, मतलब जो गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था मुल्तान में, दीपलपुर में सर, वो फाइनली फिर तुगलक को टॉपल करवा देगा सर, ठीक है। तो लेटर तुगलक डायनेस्टी आफ्टर 1398 हैड सम काइंड ऑफ कोर्ट इंट्रिग्स, कोर्ट इंट्रिग्स का मतलब ये लोग अंदर अंदर लड़ाई कर रहे थे, और अंदर अंदर बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे जहां इनका साम्राज्य टूटने की शुरुआत होगी। और ये साम्राज्य टूटने के कारण यहाँ पे शर्की डायनेस्टी आई, बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ, मालवा इंडिपेंडेंट हुआ, मेवाड़ इंडिपेंडेंट हुआ, गुजरात इंडिपेंडेंट हुआ, खानदेश इंडिपेंडेंट हुआ, बहमनी और विजयनगर स्टेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है बाय दिस टाइम। यहाँ जयनगर आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उड़ीसा वाला गजपति किंगडम, है ना, समझे। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से आपको दिख रहा है कि अब कोई बचा ही नहीं था सर। तो फिर सैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई 1414 में, और 1414 से लेके 1451 तक सैयद डायनेस्टी रहती है। ये सैयद डायनेस्टी को टॉपल करके फिर लोधीस पावर के ऊपर आए। ये लोधी डायनेस्टी जो थी ये 1451 से लेके 1526 तक पावर के ऊपर रही, और इनको भी फिर उछला दिया जाता है बाबर के द्वारा, ठीक है, समझे आप लोग। तो आपको कहानी समझ में आई कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस केस, एंड तैमूर के आक्रमण ने तुगलक डायनेस्टी का बंटाधार कर दिया, और तैमूर के आक्रमण ने तुगलक डायनेस्टी का तो बंटाधार किया, बट यू विल फाइंड कि उन्होंने फाइनली दिल्ली सल्तनत को भी खत्म कर दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब आकाश कह रहे हैं और अनिकेत कह रहे हैं कि व्हाई इंडियन किंग्स वर वीक और व्हाई दे लॉस्ट, है ना। तो उसके लिए मिडिवल इंडिया के दूसरा क्लास देख लीजिएगा कि फॉरेन इन्वेजन के पीछे राजपूत राजाओं के हार के कारण क्या थे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट, है ना, 2 घंटा 1 घंटा उसके ऊपर बोला हुआ है। उसमें हमारी इंटरनल वीकनेसेस रिस्पॉन्सिबल थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आकाश एंड अनिकेत दोनों की क्वेरी है, बट उसको मैंने बहुत फुर्सत से करवाया हुआ है। घोरी और गजनी के आक्रमण के बाद देखिएगा तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिफीट ऑफ द इंडियन किंग्स। तो वो तो पता है ना सर, पता है तो फिर आपको आइडिया रह जाना चाहिए, वही घुमा फिरा के कहानी। हम अंग्रेजों के सामने क्यों हार गए सर? हाँ, हमारी इंटरनल वीकनेसेस है ना। हम वर्ल्ड कप क्यों हार गए? व्हाई वी लॉस्ट वर्ल्ड कप, है ना, क्योंकि वी आर बिजी इन सम अदर कंक्वेस्ट। वी आर इंटरनली, हम डोमेस्टिक लीग में 1 नंबर खेलेंगे। अरे डोमेस्टिक लीग में 1 नंबर खेले, इंटरनली तुम लड़ते रहो सर, है ना। दिस हैपेंड ना सर, डिड नॉट फोकस ऑन द ग्रेटर गेम, समझे। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं सर, नो डाउट विषय का सर, गेटिंग माय पॉइंट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी सब्जेक्ट सर, समझे। बट स्टिल
इनफैक्ट हारने के पीछे के कारण तो बहुत सारे थे ना सर, देयर वर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड द डिफीट। खैर, तो डिफीट के पीछे हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है एंड हमने देखी है कि इनहेरेंट वीकनेसेस भी हमारी बहुत सारी थी। तो तैमूर तक आपको समझ में आ गया कि क्या कहानी है, किस तरह से हुआ। और तैमूर के आक्रमण के बाद जो लेटर तुगलक डायनेस्टी के राजा, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में क्या हो रहा था उसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बट आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर एनर्जी बियॉन्ड दैट सर, है ना। कि भाई क्या हुआ, मल्लू इकबाल ने क्या किया, फिर दौलत लोधी करके एक नोबल आएगा, वो क्या करेगा सर, ठीक है ना। किस तरह से आया राम गया राम हो रहा था, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट, यू नो दिस, आया राम गया राम। एक्चुअली कोई राम सिंह करके एमएलए हुआ करते थे हरियाणा में, उन्होंने 2-3 बार ऐसी पार्टियां बदल दी थी सर, 1985 की बात है सर। राम सिंह या राम, ऐसा कुछ नाम था उनका, राम था आगे पीछे। तो फिर यू विल फाइंड कि वो जब भी दल बदलते थे सरकारें गिर जाती थी सर। वो एंटी डिफेक्शन वाली जो कहानी है वो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो फिर देन सरकार ने डिसाइड किया, बोले ये क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं सर, है ना। बोले कल बोलते हैं मैं ये पार्टी में हूँ, परसों उधर चले जाएंगे, तरसों इधर चले जाएंगे। तो फिर 1985 में 10 शेड्यूल क्वाइट करके फिर एंटी डिफेक्शन लाया गया। पर एंटी डिफेक्शन भी आजकल तो उतना इफेक्टिव रहा नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफेक्शन को अलाउ नहीं करता है, पर होलसेल डिफेक्शन को अलाउ करता है सर, ठीक है। तो एक व्यक्ति डिफेक्ट करेगा तो प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है ना। पर आप 2/3 लेके आ जाओ तो बोले चलो आ जाओ, पूरी पार्टी को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो हाँ सर, है ना। तो पर देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होने की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे उतनी मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे कैंडिडेट पूछ रहा था, बोले सर इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि आज एक पार्टी में है, कल दूसरे में चला जाता है, तीसरे में चला जाता है सर। मैंने कहा देखिए उसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी चाहिए। इंडिया में पॉलिटिक्स के अंदर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है ही नहीं सर, इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले। वैसे बाकी सारे स्टेट्स में देखिए, मतलब जहाँ मैच्योर डेमोक्रेसी बन गई है, हम मैच्योर नहीं है, वी आर स्टिल एन इन्फेंसी स्टेज, है ना। अमेरिका देख लीजिए या ब्रिटेन देख लीजिए, कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव ही रहेगा, वो जिएगा भी कंजर्वेटिव, मरेगा भी कंजर्वेटिव, है ना। वो बोलेगा कि नहीं मेरी ये आइडियोलॉजी, आई एम क्लियर अबाउट दैट, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। वो लिबरल है तो फिर लिबरल ही थाली का व्यंजन बन के घूमता रहेगा। वो लेबर को सपोर्ट करता रहेगा, समाजवादी तो थ्रू आउट लेबर, भले ऑपोजिशन में बैठे बाहर हंगामा करना है, धरना कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज आल्सो नीडेड, जो इंडिया में इसके लिए भी है फ्लूइडिटी है, हम फ्लूइड है, बोले आज इधर है कल उधर है, फलाना है, ढिमका है सर, ठीक है। नो डाउट इवोल्यूशन होता है, थॉट्स का इवोल्यूशन भी होता है, पर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही रैपिड इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल थॉट्स का सर। तो जितना नॉर्मल केस में होता नहीं है, अचानक से नेताओं का हृदय परिवर्तन हो जाता है। बोले मैं गलत जगह पे था, अब मैं लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर पाऊंगा, है ना। पहले मैं कब पार्टी में था, फिर कब पार्टी में मुझे लगा कि मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, मैं लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं बाटली पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, नाउ विल बी एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वाह भाई सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस मैटर। भाई तुमको पानी पीना है, तुमको पता है कि कब पार्टी में पानी कम मिल रहा था, बाटली पार्टी बड़ी है तो इसमें पानी ज्यादा मिल रहा है सर, ठीक है। तुम सेवा विवाद दूर की बात है सर। चलिए अब देखते हैं आगे। तुगलक की डिक्लाइन हो गई सर, है ना। तुगलक की डिक्लाइन कैसे हुई, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। तुगलक की डिक्लाइन कैसे हुई, खिजर खान ने की सर। खिजर खान कौन था, गवर्नर था तैमूर का। तो 1398 के बाद 1414 तक, है ना, फ्रॉम 1398 टिल 1414 यू विल फाइंड दिल्ली वाज गोइंग थ्रू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मल्टीपल प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि लड़ाई और संघर्ष चल रहे हैं सर, है ना। तो यू सी फ्रॉम 1398 टिल 1414 तुगलक डायनेस्टी वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू डाउनफॉल। ये डाउनफॉल के रूप में अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो यू विल सी कि मल्लू इकबाल हु वाज द गवर्नर एंड ही वाज द मेन पर्सन जो आर्मी को लीड कर रहा था, उसको हटा दिया जाता है बाय अ न्यू डिपोजर, और असर पर कह सकते हैं नुसरत शाह। और नुसरत शाह ने कहा कि मैं राजा हूं, आई विल बी रूलिंग दिल्ली सर, गेटिंग अपॉइंटेड ऑन। यू विल आल्सो फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ के जो स्थानिक राजा थे, गुजरात के राजा, मालवा के राजा, इन सब ने भी बगावत कर दी थी दिल्ली सल्तनत के सामने और कहा था कि विल नॉट एक्सेप्ट योर अथॉरिटी, विल नॉट एक्सेप्ट योर पावर एज वेल सर, ठीक है। ये मल्लू इकबाल था जो उसने उस टाइम पे बाकी सारे रीजनल स्टेट्स की मदद लेने की कोशिश की एंड ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ जौनपुर, ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ द कन्नौज और वहां के जो बाकी सारे किंग्स हुआ करते थे सर, ठीक है। ये सब लोग नहीं, दिस आर ऑल रीजनल डायनेस्टीज जो इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी सर। रीजनल डायनेस्टीज में गवर्नर्स हुआ करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे इक्तेदार ज्यादातर इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। जैसे साउथ में विजयनगर डायनेस्टी इंडिपेंडेंट हो गई थी, हरियर बुक्का ने इसी समय पे बहमानी किंगडम उभर के आया था। ये वही कहानी आपको मिलेगी सर, क्लियर पॉइंट, है ना। तो होता यह है कि कंटिन्यूअसली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां मल्लू इकबाल दिल्ली की गद्दी को उठलाने के लिए बाकी सारे रीजनल स्टेट्स की मदद लेने की कोशिश करता है सर, क्लियर पॉइंट। एंड यू विल फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां मल्लू इकबाल ने थोड़े समय तक दिल्ली को डोमिनेट करने की भी कोशिश की थी। बट लेटर ऑन यू विल फाइंड ये अपना खिजर खान जो है, ये खिजर खान की मल्लू के साथ एक बार फिर कन्फ्लिक्ट होगी और 1405 तक आते आते खिजर खान मल्लू को खत्म कर देगा सर, क्लियर पॉइंट, है ना। सो यू विल फाइंड कि मल्लू वाज किल्ड एंड इन कैंपेन और ये सब कहानी चलती है सर। और दिल्ली की जो पूरी की पूरी सत्ता है वो नोबल्स के हाथ में आ गई सर, क्लियर पॉइंट। अब होता क्या है, ये नोबल्स के अंदर एक नोबल आएगा दौलत खान लोधी। अब ये लोधी पुराने या नए लोधी के साथ कंपेयर मत करिएगा सर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। एंड यू विल फाइंड कि दौलत खान लोधी करके जो नोबल है ये ट्राई करता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ चलाऊंगा सर, आई विल बी कंट्रोलिंग दिल्ली सर। बट ही कुड नॉट कंट्रोल दिल्ली बिकॉज ऑफ द कोर्ट इंट्रिग्स एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स टुक प्लेस। एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड कि 1414 तक आते-आते ये जो खिजर खान है वो डिसाइड करता है कि मैं दिल्ली को कैसे भी करके जीतूंगा, क्योंकि अब मुझे दीपलपुर का या मुल्तान का गवर्नर नहीं रहना। और इस तरह से देन फाइनली यू विल फाइंड कि दिल्ली की कोर्ट इंट्रिग्स में नोबिलिटी, टू पावर सेंटर्स के बीच में लड़ाई, इसमें महमूद शाह करके राजा भी फिर क्लेम करेगा सर, ठीक है। तो वही आयराम गैराम की कहानी मिलेगी। एंड फाइनली दिल्ली में मई 1414 में प्रिसाइसली 27 या 28 तारीख थी 1414 में खिजर खान एंटर करता है, ही बिकेम द सुल्तान और तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया सर, ठीक है ना। तो ये तुगलक डायनेस्टी की मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको कहानी पता होनी चाहिए। डेट बहुत इंटरेस्टिंग है, 27 तारीख या 28 तारीख थी 1414 में। और 27 में भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही भारी दिन रहा, 27 और 28 में। 27 में के दिन नेहरू जी का मृत्यु हुआ था। इसी दिन बैटल ऑफ समगढ़ होती है, समगढ़ की लड़ाई होती है जहाँ पे दारा सिकोह हार जाता है अगेंस्ट औरंगजेब। और इसी दिन खिजर खान की ताजपोशी भी होती है। साल अलग-अलग है पर तारीख एक ही है सर, समझे। तो इस तरह की कहानी देखी कि दौलत खान को फिर पकड़ लिया जाता है, दौलत खान को फिर इन्होंने जेल में डाल दिया था खिजर खान ने, और फिर देन ही एस्टैब्लिश पावर खिजर खान पूरी तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर देगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी यहाँ पे कि क्या हुआ दिल्ली के अंदर, खाली एक मैक्रो बर्ड साइड व्यू से। तो हमने 1319 से 1414 कितने साल हुए, 16 साल को 1 मिनट के अंदर पढ़ लिया। अब देखते हैं कि खिजर खान 28 में 1414 में पावर के ऊपर आया 1414 के दिन, और यहाँ से ही सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करेगा सर। अब सवाल यह है कि सैयद आया तो तुगलक का डाउनफॉल क्यों हुआ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वी कैन कंक्लूड सर, है ना। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द तुगलक डायनेस्टी गोइंग इनटू डिक्लाइन सर। इसमें 2-3 कारण हैं। गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग दोषी नहीं मानते क्योंकि ये 5 साल ही पावर के ऊपर था सर।
लॉन्गेस्ट सर्विंग जो शासक थे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था 25-26 साल तक, और उसके बाद 37 ईयर्स तक था फिरोज शाह तुगलक, और ये दोनों महाशयों के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शुरुआत इसने करवाई थी, फाइनली इसने आखिर में थोड़ा मार दिया, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब याद करिए सबके सब पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, खुरासन, दोआब, ये चारों के पांचों एक्सपेरिमेंट के कारण यू विल फाइंड कि उसके यहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत प्रॉब्लम हुए थे, पॉलिटिकल कंट्रोल लूज कर दिया था, और 1330-40 तक आते नए किंगडम इंडिपेंडेंट हो गए थे, विजयनगर हो गया था, बंगाल हो गया था, बहमनी किंगडम उभर के आ गया था सर, डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया था सर, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक वीकनेसेस विल लीड टू पॉलिटिकल वीकनेस एंड देन दिस विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन। थंब रूल नंबर 1, कोई भी एम्पायर बिल्डिंग में यही चीज होती है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए बेटा, दूसरे दिन टूट जाओगे, कल उठ के चाइना आर्थिक रूप से कमजोर होगा ना, फिर देखिए ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत, शिनजियांग सब टूट जाएंगे सर, ठीक है। यू वोंट इतना रूथलेस अभी चाइना शिनजियांग में उतना पहले नहीं था, बीटीएस उठा के देख लीजिएगा सर, ठीक है। इतना रूथलेस जितना भी शिनजियांग में जो कर रहा है ना दादागिरी सर, वो पहले नहीं करता था सर, धीरे धीरे कर रहा है सर, क्योंकि अब दादा बन गया है, उसको कोई टैकल करने वाला है नहीं सर, ठीक है। विद इन द चाइना, एक्सटर्नली चाइना मिलिट्री उतना पावरफुल नहीं हुआ है, मिलिट्री उतना पावरफुल नहीं हुआ है, मैं आपको अभी भी कहता हूँ सर। चाइना सैन्य रूप से उतना मजबूत नहीं है, संख्या उसके पास होगी, नंबर्स होंगे, पर लड़ाई करने की क्षमता नहीं है सर, वो गलवान में दिख गया उसको सर, ठीक है ना। भाई ये तो अलग ही कहानी है सर, है ना। बट चाइना को एक चीज पता है कि इकोनॉमिकली वो पावरफुल है सर, इकोनॉमिकली फिर मैनिपुलेट कर सकता है, इकोनॉमी टूटेगी तो फिर बहुत सारी चीजें उसकी बदल जाएगी, खैर ये होता है दुनिया के इतिहास में, आपको हर जगह के ऊपर आपको दिखेगी सर। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के बाद तक आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक है बहुत ही वीक है सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू विल फाइंड कि टूटेगा भाई, है ना। चलिए सर, मेरा हिंदी मदर टंग नहीं है तो आगे पीछे हो जाता है ना, भाषा का है ना, भावानुवाद समझिए, भाषानुवाद की तरफ मत जाइए सर। तो यू विल सी दैट, नहीं मैं तो बोलता हूँ सर, मोटा भाई को हिंदी बोलते हो सुना, एक नहीं सुना, मोटा भाई का हिंदी देखिए सर, खतरनाक हिंदी है सर, यहाँ गुजरात के पुराने सीएम तो उनका हिंदी सुनेगा सर, विजय भाई का जोरदार हिंदी है। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो यू विल सी दैट फिरोज शाह तुगलक की कहानी आपको मिलेगी, फिरोज शाह तुगलक की कहानी में आपको ये दिखेगा कि उसने रिफॉर्म्स काफी किए, उसने वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन करने की कोशिश की, बट जितने एरियाज लूज हो रहे थे उसको वो जीत नहीं पाया सर, ठीक है। और हमने देखा था ना कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो नेक्स्ट राजा है, गयासुद्दीन तुगलक टू, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, नुसरत शाह एंड महमूद शाह, नुसरत शाह एंड महमूद शाह, ये कुछ नहीं कर पाया सर, ठीक है। कमजोर थे, कोर्ट इंट्रिक्स चल रही थी, डिबॉचरी थी, मैंने आपको बताया कि दे वर इंडल्जिंग इनटू सम अदर वर्ल्ड फैंटेसीज, म्यूचुअल फाइटिंग चल रही है, आक्रमण हुआ तो क्या फाइट करोगे सर, है ना, कहानी खत्म हो गई सर। उसमें फिरोज शाह तुगलक सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो गेम की उसके पीछे ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। इक्ता सिस्टम को रिवाइव करा, किसने किया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, ठीक है। इक्ता सिस्टम में बेसिकली उसने जिस तरह का सिस्टम बनाया था पैसे बांटने का सर, है ना, ऑटोनॉमी हो गई सर। आपको पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक के कारण ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उभर के आए अगेंस्ट द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर से अगेंस्ट जा रहे हैं सर, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल पढ़ते हैं ना सर फिजिक्स के अंदर के। तो यू विल फाइंड कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट द सेंटर, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स उभर के आए, ये सब नोबल्स हुआ करते थे एक टाइम पे, अवध भी नोबल्स के हाथ में था, गुजरात भी नोबल्स के अंदर में था, जौनपुर भी था, बंगाल भी था सर, बंगाल को भी बलबन ने कंट्रोल ले लिया था सर, ठीक है, गयासुद्दीन ने भी ले लिया था, उन्हीं के नोबल्स उनके सामने डिफाई कर रहे थे, जो उखाड़ना उखाड़ना। दखन दौलताबाद जहां इनका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था, वहां पे लोग पैर रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक यू विल फाइंड कि जहां राजधानी थी सर आपकी, वहां तो पैर भी नहीं रख पा रहे थे, खानदेश में तो गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहे थे इनके सामने सर। तो मिलिट्री चीफ अपने आप को इंडिपेंडेंट करे, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे सर, ठीक है। बड़ी बड़ी सेना क्रिएट की थी स्लेव्स की, है ना, तो बेसिकली 40,000 गुलाम तो सुल्तान के अंडर में थे सर। ये स्लेव्स इतने पावरफुल हो गए कि जो बेसिकली सुल्तान के मरने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, और उनकी लॉयल्टी फिरोज शाह तुगलक के साथ थी, ना कि कोई और राजा के साथ थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने करीबन 1,80,000 लोगों को गुलाम की पूरी सेना बनाई, तो 40,000 तो पर्सनल अपने लिए रखे गए थे, ही हैड केप्ट 40,000 फॉर हिमसेल्फ, है ना। यू विल फाइंड कि ये स्लेव सबके सब अगेंस्ट में हो गए, हमने कल के क्लास में देखा था ना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर स्लेवरी सिस्टम के ऊपर। तो देवर नॉट लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन और इल्तुतमिश, की जो लॉयल्टी रखते हुए साम्राज्य को चलाया है, वो तो अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं सर, है ना, क्योंकि वो नोबिलिटी का कैरेक्टर बदल चुका है पूरा सर, ठीक। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन आप देखिए तो टूट गई है, आर्मी को आप लैंड ग्रांट्स दे रहे थे, ट्रांसफरेबल लैंड दे रहे थे सर। आर्मी में आपको भी पता है कि पुराने सोल्जर्स अगर बूढ़े हो गए तो उसको किसी और की जगह भेजा जा सकता है, तो इंस्टीट्यूशन ही कमजोर हो गया। आर्मी में लैंड ग्रांट्स दे रहे थे, उसमें भी कहानी क्या थी पता है, आज सेना के लिए जमीन देनी है तो पहले मैं खरीदूंगा तीसरे दाम में, मतलब 100 रुपए की जमीन 33 रुपए में खरीदूंगा, और सेना को 50 रुपए में बेचूंगा। कोई सैनिक को बेचना है कि तुमको रेवेन्यू चाहिए यहाँ से, तो आई सेल यू 50। अरे डायरेक्टली सेना को अलर्ट करना चाहिए कि मिडलमैन के थ्रू अलर्ट करना चाहिए। मैंने आपको करप्शन बताया था कल की क्लास में, सुल्तान ही पैसा दे रहा था अपने सोल्जर्स को, है ना, गेटिंग पॉइंट। बोले तुम्हारा सुपरवाइजर आएगा तुम्हारा घोड़ा इंस्पेक्ट करने के लिए, है ना, घोड़े की क्वालिटी बेकार है मुझे दिख रहा है, ये लो 1 रुपया सोने का सिक्का, है ना, सुपरवाइजर है उसको दे देना। सुपरवाइजर को बोला गया था कि जितना पैसा कलेक्ट करोगे उसका 90% तो मेरे को देना पड़ेगा सर, है ना। समझे, तो पैसा घुमा फिरा के उसके पास आया, तो ऐसा तो कोई राजा होता है सर, ठीक है। हेरिडेटरी आर्मी को क्रिएट करना, आप नहीं जाओगे किसी और को भेज सकते हो। देखिए यार ऐसे नहीं चलती सर, आपको फिटनेस मेरिट टैलेंट सब कुछ चाहिए होता है, इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, सुन्नी वहाबी इस्लाम को फॉलो करना। खैर वहाबी इस्लाम उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, अब्दुल वहाब तो काफी बाद में, बट खैर यू सी उनकी आइडियोलॉजी बहुत पॉपुलर बाद में होती है, बट वही ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट करना, जजिया को इंपोज करवाना सर, है ना, नॉन सुन्नीस को परसिक्यूट करना, हिंदूज को परसिक्यूट करना, शियास को जला देना सर, ठीक है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को आप एलिमिनेट कर रहे हो सर। देखिए ये चीज अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं करता है, ही न्यू दैट कि ही सपोज्ड टू प्रोपोगेट अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, बट ही मेड श्योर कि वो ज्यादा अगेंस्ट द लाइन ना चले सर। मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं करता है सर, समझे कि नहीं समझे। बरानी इन सब को काफिर कहता है इसके लिए, बरानी कहता है कि इस्लामिक किंग्स नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जवाबी इशू किया ना अपने स्पेशल ऑर्डर्स, राजा के ऑर्डर्स, रेगुलेशन इशू करवा, बरानी कहता है मुझे काफिर है। फिर बरानी खुद कंसीडर करता है फतवा जहांगीरी के अंदर, बोले नहीं बरोबर है सर। कल हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टेट में कि वो दिल्ली सल्तनत थियोक्रेटिक स्टेट, तो फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसीज को देखोगे तो आपको लगेगा थियोक्रेटिक है, क्योंकि सब कुछ उलेमा के और उसके अंडर में कर रहा है। बट उसके पहले के राजा को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रैग्मेटिक स्टेट था। प्रैग्मेटिक स्टेट का मतलब होता है कि धर्म का उपयोग किया गया, बट उतना भी नहीं किया गया कि मेजोरिटी एलिनेट हो जाए आपसे, क्योंकि जिस दिन बहुमति एलिनेट होगी ना सर, उस दिन खत्म होगी कहानी, आपको नो वन विल स्टैंड फॉर यू, ठीक है ना। तो ना मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है ना अलाउद्दीन कर रहा है सर, नहीं बलबन कर रहा था। खैर बलबन तो फिर बाहरी विस्तारों में ज्यादा नहीं जा पाया था, समझे। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक की रिलीजियस पॉलिसी बहुत घातकी पड़ जाती है इनके लिए, एंड यू विल फाइंड कि व्हेन द सुल्तान इज ओवरवेलमिंग और द मेजॉरिटी को एलिनेट करेगा, इज नॉट एबल टू विन द अफेक्शन ऑफ द पीपल, तो दिस वाज बाउंड टू गो इनटू डिक्लाइन सर, समझे। तो यू विल सी कि कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां दिल्ली के राजाओं की हालत खराब हो जाती है। फोर्स के थ्रू शासन करना, भय के थ्रू शासन करना, पर भय से आप कंटिन्यूअसली लोगों के दिल नहीं जीत सकते सर।
फिरोज शाह तुगलक के समय पे थियोक्रेसी का बढ़ावा देना, उलेमास को बढ़ावा देना, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो ये रिलीजन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, इस्लामिक लॉ के साथ कहाँ जुड़ी हुई थी, शरिया के साथ। इवन मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग शरिया को नहीं मानते थे, कभी भी नहीं मानते थे सर, गेटिंग माय पॉइंट। बट दे कुड नॉट कंट्रोल दिस, इसको नहीं कर पाते। दिल्ली के सुल्तान को यहाँ सब कुछ मिला, वुमेन, वेल्थ एंड वाइन, सब कुछ मिला ना, पैसा मिला, शोहरत मिली, नाम मिला, दाम मिला, पर कैरेक्टर मिला, कैरेक्टर कमा पाए नहीं कमा पाए सर। आपके यहाँ जो क्वालिटीज थी वो आप कमा पाए नहीं कमा पाए सर। यू गॉट एवरीथिंग इन दिल्ली, आपको सब कुछ मिल पाया सर, जो चीज़ आपने देखी नहीं थी वो भारत ने आपको दिया, पर आपने बिहेव कैसे किया सर, है ना, हेलीकॉप्टर के ऊपर लटक के पंखे के ऊपर घूम रहे हो सर, बच्चों के पार्क में यूं चला रहे हो, घोड़ा गाड़ी सर, ये तो कोई बात होती है सर। हाँ, आपके यहाँ की जो क्वालिटी, जनरलशिप की क्वालिटी होती है सर, नेता की क्वालिटी होती है सर, वो कहाँ गई? ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर का कार्य कर रहे हो, कलेक्शन का कार्य कर रहे हो, और कुछ काम ही नहीं था आपके पास। गेटिंग पॉइंट। लोकल राजा तो राह देख के बैठे हुए थे, बोले तुम जैसे ही कमजोर होंगे उस दिन हम विद्रोह कर देंगे। दोआ को देखिए, दोआ वाज इन कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा था कल के क्लास में, फिरोज शाह तुगलक के सामने, मोहम्मद के सामने, सबके सामने विद्रोह हुआ सर। सुल्तान दिल्ली के बाहर ज्यादा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि वॉज इट अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट, है ना, ईश्वरी प्रसाद, लेनपुल, प्रोफेसर हबीब निजामी, प्रोफेसर के निजामी, सब लोग लिखते हैं कि it was a centralized state, but the reality was Delhi Sultanate was not a centralized state. If it was a centralized state, the Sultan's control would have been absolute, पर वो तो हो ही नहीं पाया सर। तो लोकल किंग्स ऑलवेज रेजिस्टेड द तुगलक्स, गयासुद्दीन को भी रेजिस्ट किया, मोहम्मद को भी किया, फिरोज को भी किया सर, जोना को भी किया गया। उसमें लेनपुल है, स्टेनली लेनपुल, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वेस्टर्न हिस्टोरियन, वो लिखते हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिज वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे ना, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की मदर हिंदू हुआ करती थी, राजपूत थी सर, है ना, बट आपको भी पता है कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब फेलियर नहीं होता, उससे तो स्ट्रांग स्ट्रेंथ मिलती है आपकी, पर वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस के कारण फेल हो गए। मैट्रिमोनियल अलायंसेस तो अकबर ने साम्राज्य बनाया सर, अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस इनका डिक्लाइन होता तुगलक का, तो फिर कहानी अलग होती सर, है ना, साम्राज्य बना। एक चीज दिखेगी, बिकॉज ऑफ द इंटरनल वीकनेसेस, कोर्ट इंट्रिग्स, इकोनॉमिक वीकनेसेस, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द स्टेट फॉर्मेशन, दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर द फॉरेन इन्वेजन्स। मंगोल्स को इसके पहले भी डिफीट किया गया था, और फिरोज शाह तक आते आते इनकी यहाँ पे इतनी हालत खराब हुई थी कि जब तैमूर ने आक्रमण किया तो 3-4 महीने तक दिल्ली का नगरपति, तो नगर जो था पति गायब हो गया था सर, ठीक है। एंड दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। सैयद केम टू पावर इन 1414। सैयद में कुछ पढ़ना नहीं है सर, कल सीधा लोधी से शुरू करेंगे, मतलब 1 मिनट सैयद को रिपीट करवा दूंगा सर, लोधी को खत्म करके सीधा नेचर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सेशन को, और कल मिलते हैं आगे सर, ठीक है। यू कैन वेट सर, है ना, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वेट कर दीजिए सर, है ना, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। इफ यू हैव द पेशेंस यू कैन वेट, है ना। इम्पेशेंट हो तो कर दो, रिकॉर्डिंग भी, है ना। टॉपिक्स 99% तो सेम ही रहते हैं हिस्ट्री में सर, है ना, पढ़ाने का नजरिया कभी कभी बदल जाता है। चलिए सर, है ना, आई कम बैक टू दिस पॉइंट। मैं जब लिटरेचर के ऊपर डिस्कस करूंगा ना सर, तब मैं आता हूँ पर्शियन लिटरेचर के ऊपर आऊंगा सर, ना, मेडिवल हिस्टोग्राफी के ऊपर। मैं एक्चुअली मेडिवल हिस्टोग्राफी को, जैसे हमने एंशिएंट हिस्टोग्राफी देखी थी चैप्टर बाय चैप्टर, इसको पूरा करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें चैप्टर बाय चैप्टर नहीं देखते हैं सर, ठीक है ना, समझे आप लोग, ठीक है। आंसर राइटिंग में अभी तुगलक डायनेस्टी से 3-4 क्वेश्चन हमने देखे, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन और भी थे, जैसे तुगलक की डाउनफॉल के ऊपर क्वेश्चन आया था सर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ डाला गया है, जस्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेके डालना पड़ेगा इसके लिए सर, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक से ही ज्यादा आता है सर, ठीक है ना। They're asking you question from the Tughlaq dynasty more, sir, ठीक है। जैसे ये प्रश्न आया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक's contradictory qualities were beyond the grasp of knowledge and common sense. Evaluate the significance of the administrative policies in the light of this statement, sir, है ना, very important। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए सर, है ना, क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी ऑन द क्वेश्चंस। आपको तुगलक के रिफॉर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, very important, है ना, समझे नहीं समझे। एक बार क्वेश्चन इसने ये डाला था कि फिरोज शाह तुगलक के ऊपर डिस्कस करिए सर, है ना। अब दिस क्वेश्चन वो फिरोज शाह तुगलक है ना, उसकी धार्मिक नीति के ऊपर चर्चा करिए। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, अनिकेत आप नए-नए आए हो सर, ठीक है ना। तो आप सेशंस को, पुराने सेशंस को देखोगे तो क्वेश्चन हमने इसके ऊपर चर्चा में लिया हुआ है सर, ठीक है। अरे भाई कौन सा मेरे को फाइल अपलोड करना था, कौन सा कर दिया सर। जैसे ये फिरोज शाह तुगलक के ऊपर का क्वेश्चन है, जस्ट सेकंड सर, ठीक है। इसमें आया है कि एस्टिमेट द पर्सनालिटी ऑफ फिरोज शाह तुगलक विद स्पेशल रेफरेंस टू रिलीजियस पॉलिसी एंड पब्लिक वर्क्स। दिखा आपको सर, अभी पढ़ा ना हमने सर, ये प्रश्न आया था कि फिरोज शाह तुगलक की रिलीजियस पॉलिसी को एस्टिमेट करिए सर, है ना, एंड पब्लिक वर्क्स को लेके। पब्लिक वर्क्स में क्या बनाए, सिटीज बनाए, मॉस्क बनाए, कंस्ट्रक्शन किया, आर्किटेक्चर का। अब आर्किटेक्चर के ऊपर एक क्लास लेंगे हम लोग, है ना, गेटिंग ओके। हाँ, तो आपने जीएस किया है ना, तो ऑप्शनल का थोड़ा अप्रोच अलग है बेटा, है ना। तो आप पुराने क्लासेस को देखिए, यू गेट ऑल दिस अपडेट, है ना, और आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं क्लास में इवैल्यूएशन के लिए कुछ पीछे आपको फीडबैक देता रहूंगा सर, ठीक है। तो चलिए आज कंक्लूड करते हैं सर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया सर, क्या क्या चीज़ है, द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, है ना, सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करिए सर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को सर। क्या बोला गया है कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज वर बियॉन्ड द ग्रास्प नॉलेज एंड कॉमन सेंस। ये कॉन्ट्राडिक्टरी था, मैंने आपको कल के क्लास में बताया था ना, यस्टरडे वी हैड डिस्कस ना, कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्टरी है सर, दिस गाइस कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, ये गुड भी है, ये बैड भी है, ये अगली भी है, ये बैड भी है सर। नहीं, अगली बैड तो ठीक ही हो जाएगा सर। चलिए समझो आप लोग, ठीक है। कनेक्ट कर, आप अभी क्लास में अटेंड कर रहे हो तो आपको कनेक्ट हो रहा है ना सर, वेदांश। कनेक्ट करने में दिक्कत होती तो आप अभी क्लास में अटेंड कर रहे हो, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट दैट मींस यू आर कनेक्टिंग वेल। यू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अच्छा कि आपका थोड़ा फाउंडेशन है, आपने एनसीईआरटी में क्रोनोलॉजी डिस्कस किया, पर एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं जाते, ऑब्वियस है ना, एनसीईआरटी पर उसमें मैं थोड़ा बियॉन्ड डिस्कशन कर लेता हूं हिस्ट्री में सर, ठीक है। तो वेदांश, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट वेल, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट वेल, व्हाट आई कैन सजेस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम मेडिवल इंडिया, क्योंकि वो लाइव अभी चल रहा है और अभी चलेगा 20 क्लास तक आगे भी सर, तो देन आपको ज्यादा लिनियरिटी होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा सर, ठीक है। युगांतरकारी पीरियड कहा गया, तो वेलफेयर लिखेंगे सर, ठीक है। फॉरेन स्लेव्स में और इंडियन स्लेव्स में क्या डिफरेंस था सर, ठीक है। कल डिस्कस करते हैं स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन, कल स्लेवरी के ऊपर आऊंगा, अभी मैं कल आऊंगा, देखिए कल मैं आपको स्टेट फॉर्मेशन करवाऊंगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है। कल से एक्चुअली सब मसाला शुरू होगा हमारा मैक्रो लेवल का। स्टेट में हम लोग नेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग सुल्तान के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग नोबल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग आर्मी के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग स्लेव्स के ऊपर डिस्कस करेंगे सर,
और हम लोग बेसिकली इक्ते सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, इक्ता सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, टैक्सेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा सर, है ना, स्टेट फॉर्मेशन में फिर। तो कल अभी तक हमने माइक्रो देखा, हर एक राजा के ऊपर से 2 पर्सनल क्वेश्चन आ रहे थे। अब पूरे टाइम पीरियड हमने खत्म कर दिया, सैयद को तो पढ़ना होता नहीं है सर, ठीक है। लोधीस को 10 मिनट में खत्म कर देंगे, लोधीस में कुछ है नहीं, अफ़गान से यार पहली बार अफ़गान पावर के ऊपर आया। हाँ, ये आए थे अफ़गानिस्तान से, पर कभी ओरिजिन इनका अफ़गानिस्तान था नहीं, ना ही पकड़ के चलिए कि ये घोरी का था, ना ही आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि क्या कह सकते हैं, खिलजी का था या तुगलक का था सर, ठीक है, समझे? तो इनका ओरिजिन तो कहीं और था, इनके बाप-दादा कहीं और से अफ़गानिस्तान में आके सेटल हुए थे सर। अब पहली बार अफ़गानिस्तान का कोई स्थानिक मूल का व्यक्ति पावर के ऊपर आया, तो फर्स्ट पठान डायनेस्टी, है ना? द लोधीस, है ना? तो लोधीस को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर कल मैं आऊँगा सर, है ना? तो इन सब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कल डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, स्टेट बिल्डिंग के ऊपर सर, है ना? तो कल हम लोग मैक्रो देखेंगे। अब मैक्रो तभी देख पाएँगे जब माइक्रो हमने पढ़ा हो, इसके लिए 4-5 क्लासेस हमने माइक्रो पढ़ी थी। क्योंकि माइक्रो भी क्वेश्चन आया, मैक्रो भी आया, हमने आपको पहले भी बताया था सर, है ना? जब ये सेशन शुरू किया था सल्तनत को, वी हैड डिस्कस कि माइक्रो, मैक्रो दोनों प्रकार के टॉपिक्स आपको आते हैं, ऐसा नहीं कि खाली माइक्रो ही आता है और मैक्रो ही। पहले ऐसा था कि माइक्रो आता था, पहले राजाओं के ऊपर ही क्वेश्चन आते थे। बिफोर 2011 आप पुराने पेपर को देखोगे ना, तो राजाओं की पॉलिसी से बहुत आते थे माइक्रो लेवल के ऊपर, रज़िया और इनके रिफॉर्म्स और इनके रिफॉर्म। आफ्टर 2011 यहाँ से आ रहे हैं, नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द सल्तन, हाँ, खलीफा का प्रभाव क्या हुआ करता था, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर सोर्सेस ऑन द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आप सोच ही नहीं सकते। बोले अच्छा ये क्या कहना है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब ईटी, मतलब क्या एलियन विलियन का प्रभाव था दिल्ली के सुल्तान के ऊपर से। ईटी करके एक मूवी आया था ना एलियन वाला, यू नो दिस, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर मतलब खलीफा की बात कर रहा है सर, और कुछ नहीं कर रहा है। तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट दैट साइड, है ना, कि भाई सुल्तान को कितना अफेक्ट किया, दिल्ली सल्तनत को क्या खलीफा चला रहा था? व्हाई सर्टेन ऑथर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिल्ली सल्तनत वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट, है ना सर। तो वो सब चीजें तब समझ में आएगी जब आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत समझी, क्योंकि अब हम लोग फिल्टर करेंगे इनमें से, एक-एक स्लाइड में, दो-दो स्लाइड में सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। आजकल क्वेश्चन 2011 के बाद आप देख लीजिए, उसमें यहाँ से बहुत आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, पॉलिसी लेवल के ऊपर, फलाने का प्रभाव क्या रहा है, रेदर देन बॉल लेवल कमेंट्री के फलानी जगह पे उसने कब अटैक किया सर, है ना? बरानी लिखता है कि जब सियासत और शरिया के बीच में लड़ाई होती है, तो शरिया को अपहेड करना चाहिए, इनिशियली लिखता है, तारीख फिरोज में। फिर जब फतवा जहांदरी को कंपाइल किया, फतवा जहांदरी वाज कंपाइल्ड, यही बरानी लिखता है कि सियासत और शरिया के बीच में जब संघर्ष होगा, तो सियासत को पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरिया पीछे रहेगा। सियासत होगी तो शरिया रहेगा, अगर शरिया लागू करने जाए तो शायद सियासत भी चली जाएगी, समझे? तो आज कंक्लूड करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर सर, ठीक है? शब्द समझ में आया सर? सियासत का मतलब है पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उर्दू है ना, चालू हो गया सर तो उर्दू, तो रियासतें और सियासतें सब चलेगा सर, है ना? चलिए बाय।